अस्थिरता का समय। संतों ने जिस प्रकार लोगों के मन में भक्तिभाव का संचार किया, उसी प्रकार वीर मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा का निर्माण किया। वह समय अत्यंत ही अस्थिरता का समय था। महाराष्ट्र में बीजापुर के आदिल शाह और अहमदनगर के निजाम शाह के बीच हमेशा युद्ध होता था। युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता होती थी। इस काम में वे मराठा सरदारों की सहायता लेते थे। शूरवीर मराठा सरदार मराठा जैसे वटवाले और शूरवीर थे, वैसे ही वे साहसी तथा स्वामी भक्त भी थे। युद्ध में बड़े बड़े पराक्रम दिखाना उनके लिए गर्व की बात थी। हाथ में भाला, कमर में तलवार लटकाए साहसी मराठा जवान घोड़े पर सवार होकर अपने सरदारों की सेना में शामिल होते थे। उनके पास सेना रहती थी। सेना रखने वाला मराठा सरदार जब भी सुल्तान के पास जाता था तो वह उसे अपनी नौकरी में रख लेता था। सुल्तान उसे सरदार का पद देता था, कभी कभी जागीर भी देता था। जागीर पाने वाला सरदार अपने आप को उस जागीर का राजा मानता था। बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के दरबार में कई बड़े बड़े मराठा सरदार थे। उनमें सिंदखेड़ के जाधव, फलटन के निम्बालकर, मुधोल के घोरपड़े, जावली के मोरे तथा एलोरा के भोसले आदि प्रमुख सरदार थे। सिंदखेड़ के जाधव देवगिरी के यादवों के वंशज थे। शिवाजी महाराज की माताजी जिजाबाई सिंदखेड़ के लखुजी जाधव की बेटी थीं। शौर्य की परंपरा। ये सरदार बड़े शूरवीर थे, परंतु उनमें से कई सरदारों में परस्पर बड़ी शत्रुता थी। संगठित होकर पारस्परिक हित के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा विचार वे कभी नहीं करते थे। यही कारण था कि उनका शौर्य उस समय दूसरों के काम आता था, लेकिन ऐसा होते हुए भी मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र के हजारों जवानों में वीरता की भावना भरी। उन्होंने बहुत से पराक्रमी वीर तैयार किए। मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा को जीवित रखा। महाराष्ट्र के शूर घरानों में से एलोरा का भोसले घराना बहुत ही बहादुर निकला। घृष्णेश्वर का मंदिर लगभग 400 वर्ष पूर्व की बात है। एलोरा की गुफाओं के पास घृष्णेश्वर का सुंदर मंदिर जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुका था। उसकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं। मंदिर का पुजारी भी मंदिर छोड़कर चला गया था। इतने महान देवता और उनके मंदिर की ऐसी दुर्दशा। उस मंदिर को देखकर भक्तों को बड़ा दुख होता था। आगंतुक भी पीड़ा से भर जाते, किंतु उसकी मरम्मत की बात कौन सोचता। एक शिव भक्त रोज नियम पूर्वक उस जीर्ण मंदिर में आता था। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता था। हाथ जोड़कर अपने मन की इच्छा भगवान शिव से कहता था। एक दिन उसने मजदूरों को साथ लिया और मंदिर की जीर्ण दीवारों की मरम्मत करवाई। उसकी सारी व्यवस्था ठीक कर दी। घृष्णेश्वर का खोया हुआ वैभव लौट आया। ये सब किसने किया? कौन था ये शिव भक्त? वे थे मालोजी राजे भोसले, एलोरा के भोसले। एलोरा गांव के पाटिल मालोजी राजे भोसले महान शिव भक्त थे। विठोजी राजे उनके छोटे भाई थे। ये एलोरा के बाबाजी राजे भोसले के बेटे थे। एलोरा के पाटिल के अधिकार बाबाजी राजे भोसले को मिले थे। मालोजी राजे और विठोजी राजे कर्तव्यनिष्ठ और शूर थे। उनके दरबार में कई सशस्त्र मराठे थे। वह समय बड़ी अस्थिरता का था। उत्तर के मुगल शासक ने निजाम शाही पर आक्रमण कर दिया था। तत्कालीन दौलताबाद निजाम शाह की राजधानी थी। वहां मलिक अंबर नामक उसका एक वजीर था। वह बड़ा पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसने दौलताबाद के निकट स्थित एलोरा के भोसले बंधुओं का पराक्रम देखा था। अतः उसने निजाम शाह से उनके शौर्य की प्रशंसा की। निजाम शाह ने मालोजी राजे को पुणे और सुपे परगणों की जागीर दे दी। भोसले का घर वैभव संपन्न हो गया। उमाबाई मालोजी राजे की पत्नी थीं। वे फलटन के निम्बालकर घराने की थीं। उनके 2 बेटे थे। एक का नाम शाहाजी और दूसरे का नाम शरीफ जी था। शाहाजी जब 5 वर्ष के थे तब मालोजी राजे ने इंदापुर के युद्ध में वीरगति पाई। विठोजी राजे ने अपने भतीजे और उनकी जागीर की रक्षा की। उन्होंने शाहाजी राजे के साथ लखुजीराव जाधव की बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। लखुजीराव जाधव की बेटी जिजाबाई सुलक्षणा थीं। जिजाबाई के लिए विठोजी राजे द्वारा रखे हुए प्रस्ताव को लखुजीराव ने स्वीकार किया। लखुजीराव निजाम शाही के शूर और पराक्रमी सरदार थे। उनके पास बहुत बड़ी सेना थी। निजाम शाह दरबार में भी उनका बड़ा सम्मान था। उन्होंने शाहाजी राजे और जिजाबाई का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न किया। जिजाबाई भोसले परिवार की लक्ष्मी बनी। शाहाजी राजे
निजाम शाह ने मालोजी राजे की जागीर शाहजी राजे को दी। शाहजी राजे पराक्रमी थे। निजाम शाह के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। उत्तर के मुगल सम्राट ने निजाम शाही को जीतने की योजना बनाई। बीजापुर का आदिल शाह भी उनसे मिल गया था। तब निजाम शाही को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी राजे दृढ़तापूर्वक लड़े। दोनों सेनाओं को उन्होंने पराजित किया। ये विख्यात युद्ध अहमदनगर के पास भातवड़ी नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में शरीफ जी वीरगति को प्राप्त हुए, किंतु शाहजी राजे ने वीरता का परिचय दिया। अतः उनको शूर सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। दरबार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। फलस्वरूप मलिक अंबर उनसे ईर्ष्या करने लगा। इस कारण उन दोनों में वैमनस्य बढ़ता गया। अतः शाहजी राजे ने निजाम शाही छोड़ दी और वे बीजापुर के आदिल शाह के पास चले गए। आदिल शाह ने उन्हें सर्वोच्च सरलश्कर की पदवी से सम्मानित किया। कालांतर में निजाम शाही में बड़ी उथल पुथल हुई। वजीर मलिक अंबर की मृत्यु हुई। उसका पुत्र फतेह खान धूर्त था। अब वह निजाम शाही का वजीर बना। उसके कार्यकाल में निजाम शाही का पतन होने लगा। मुगलों के आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ। निजाम शाही को इस स्थिति से उबारने के लिए निजाम शाह की मां ने शाहजी राजे से वापस आने के लिए प्रार्थना की। तब शाहजी राजे आदिल शाही को छोड़कर निजाम शाही में वापस लौट आए। शिवाजी महाराज का जन्म। उन दिनों चारों ओर अराजकता थी। उत्तर भारत से मुगल शासक शाहजहां ने दक्षिण को जीतने के लिए विशाल सेना भेजी थी। पुणे शाहजी राजे की जागीर थी। बीजापुर के आदिल शाह ने उसे ध्वस्त कर दिया था। शाहजी राजे अनेक कठिनाइयों से घिर गए थे। यहां कुआं, वहां खाई। उनके जीवन में अस्थिरता आ गई थी। इन्हीं परिस्थितियों में जिजाबाई गर्भवती थीं। तब ये प्रश्न सामने आया कि ऐसी अराजकता की स्थिति तथा भागदौड़ में उन्हें कहां रखें। तब शाहजी राजे को शिवनेरी किले की याद आई। उन्होंने जिजाबाई को शिवनेरी में रखने का निश्चय किया। पुणे जिले में झुन्नर के पास शिवनेरी यह अभेद्य किला है। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे टीले, मजबूत दीवारें तथा सुदृढ़ दरवाजे थे। किला बहुत मजबूत था। विजयराज उसके किलेदार थे। वे भोसले के रिश्तेदारों में से थे। उन्होंने जिजाबाई की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया। शाहजी राजे ने जिजाबाई को शिवनेरी में रखा। इसके पश्चात उन्होंने मुगलों पर आक्रमण किया और फिर वह शुभ दिन आया। फाल्गुन वद्य तृतीया शक संवत 1551 अर्थात अंग्रेजी वर्ष के अनुसार 19 फरवरी 1630 के दिन शिवनेरी के नक्कारखाने में शहनाई और नगाड़े बज रहे थे। ऐसे मंगलमय समय पर जिजाबाई ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। किले में लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे का नामकरण हुआ। शिवनेरी किले में जन्म लेने के कारण बालक का नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी महाराज का बचपन। शिवाजी महाराज के जीवन के प्रथम 6 वर्ष बड़ी भाग दौड़ में बीते। इस दौड़ धूप में भी जिजाबाई ने शिवाजी महाराज को बहुत उत्तम शिक्षा दी। संध्या काल को वे दिया जलाती, शिवाजी महाराज को पास बिठाकर उन्हें प्यार से सहलाती। राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियां सुनाती। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और संत एकनाथ के अभंग गाकर सुनाती। शिवाजी महाराज को वीर पुरुषों की कहानियां अच्छी लगती थीं। वे सोचते थे कि बड़े होकर वे भी उनकी भांति पराक्रम दिखाएं। जिजाबाई उन्हें साधु संतों के चरित्र की कहानियां भी सुनाती। फलस्वरूप उनमें साधु संतों के लिए श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। गरीब मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज के साथ खेलने के लिए आते थे। कभी कभी शिवाजी महाराज भी उनकी झोंपड़ियों में जाते। उनकी प्याज और रोटी बड़े चाव से खाते थे। उनके साथ मजेदार खेल खेलते थे। मावलों के बच्चे तो मानो जंगल के पक्षी थे। वे तोते, कोयल और शेर की हूबहू बोली बोलते थे। मिट्टी के हाथी घोड़े बनाना, किले बनाना आदि उनके प्रिय खेल थे। लुका छिपी का खेल खेलना, गेंद और लट्टू चलाना, ये खेल तो सदैव खेलते थे। उनके साथ शिवाजी महाराज भी ये खेल खेलते थे। मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज को बहुत चाहते थे। शाहजी राजे मुगल शासक की ओर, शाहजी राजे निजाम शाही में वापस लौटे, किंतु वहां उन्हें शांति नहीं मिली। निजाम शाह कान का कच्चा और अस्थिर वृत्ति का था। अतः दरबार में षड्यंत्र और परस्पर ईर्ष्या द्वेष उफान पर थे। इसी कारण निजाम शाह के उकसाने पर लखुजीराव जाधव की भरे दरबार में हत्या की गई। इस घटना से क्रोधित होकर शाहजी राजे ने निजाम शाही का त्याग किया
और वे मुगलों के यहां चले गए। मुगल शासक शाहजहां ने उन्हें अपना सरदार बनाया। इसी बीच वजीर फतेह खान ने मुगलों से सांठगांठ करके निजाम शाह की हत्या की। फलतः निजाम शाही में अव्यवस्था फैल गई। यह स्पष्ट हो गया कि फतेह खान निजाम शाही को छल कपट करके मुगलों को सौंप देगा। यही नहीं, वरन पुरस्कार के रूप में मुगलों ने उसे शाहाजी राज्य के आधिपत्य वाला प्रदेश परस्पर दे दिया है। इससे क्रोधित होकर शाहाजी राजे ने मुगलों का साथ छोड़ दिया और अपने बलबूते पर मुगलों को सबक सिखाने का निश्चय किया। नई निजाम शाही की स्थापना। शाहाजी राजे ने वजीर फतेह खान और मुगल सम्राट को मात देने के लिए निजाम वंश का एक बालक खोज निकाला। उस बालक को झुन्नर के पास पेमगिरी किले पर निजाम शाह घोषित किया। इस तरह उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की। इस राज्य में गोदावरी से नीरा तक के प्रदेश थे। अपने इस राज्य की सुरक्षा के लिए शाहाजी राजे ने पराकाष्ठा का युद्ध किया। प्रारंभ में आदिल शाह ने इस कार्य में उन्हें सहयोग दिया, किंतु आगे चलकर मुगल शासक शाहजहां ने दक्षिण में शाहाजी राजे पर आक्रमण कर दिया। उसने आदिल शाह को चेतावनी दी। फलस्वरूप आदिल शाह ने शाहाजी राजे के विरोध में उससे संधि कर ली। अब शाहाजी राजे छापामार युद्ध पद्धति से मुगल और आदिल शाह की मिलीजुली सेना से लड़ते रहे, किंतु कब तक वे अकेले ही इनसे युद्ध करते। उनका पक्ष कमजोर होता गया। विवश होकर उन्होंने ईस्वी सन 1636 में मुगलों के साथ संधि कर ली। शाहाजी राजे के लिए समय अनुकूल नहीं था, इसलिए स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का उनके द्वारा किया गया प्रयत्न सफल नहीं हुआ। फिर भी उनके इस साहसी प्रयास ने मराठी लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। यही आत्मविश्वास शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापना के कार्य में लाभदायक सिद्ध हुआ। कर्नाटक में जिजाबाई और शिवाजी महाराज शाहाजी राजे की निजाम शाही का अस्त होने के बाद मुगल सम्राट और आदिल शाह ने वह प्रदेश आपस में बांट लिया। शाहाजी राजे की पुणे और सुपे की जागीर पहले से ही आदिल शाह के राज्य में थी। आदिल शाह ने वह जागीर अपनी ओर शाहाजी राजे को दे दी। अब वे आदिल शाही में थे। आदिल शाही ने उन पर कर्नाटक प्रदेश को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। शाहाजी राजे कर्नाटक चले गए। कुछ समय बाद जिजाबाई और शिवाजी महाराज भी उनके पास चले गए। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का बचपन अस्थिरता में व्यतीत हुआ था। जिजाबाई और शिवाजी महाराज की कभी इस किले पर तो कभी उस किले पर दौड़ धूप चलती रही। उस समय बाल शिवाजी अपने पिताजी की वीरता और पराक्रम की कहानियां सुनते थे। कर्नाटक में आने के बाद दोनों को अर्थात मां बेटे को थोड़ा आराम मिला। शाहाजी राजे ने कर्नाटक के अनेक राजाओं को पराजित किया। अतः आदिल शाह ने उन्हें बेंगलोर की जागीर इनाम के रूप में दी। अब बेंगलोर शहर शाहाजी राजे का प्रमुख निवास स्थान बना। वहां वे वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। वे दरबार का आयोजन करने लगे। शिवाजी महाराज की शिक्षा का आरंभ। शाहाजी राजे स्वयं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अनेक भाषाओं के पंडितों और कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति की थी। 7 वर्ष की आयु होने के बाद उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। थोड़े समय में ही वे लिखने पढ़ने में निपुण हो गए। वे स्वयं रामायण, महाभारत, भागवत की कथाएं पढ़ने लगे। शाहाजी राजे ने शिवाजी महाराज को युद्ध कला सिखाने के लिए कुछ शिक्षकों की नियुक्ति की। उन्होंने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी करना, कुश्ती लड़ना, गतका, फरी घुमाना, तलवार चलाना आदि कलाएं सिखाना आरंभ किया। इस तरह 12 वर्ष की आयु में ही शिवाजी महाराज विभिन्न कलाओं और विद्याओं से परिचित हो गए। शीघ्र ही आदिल शाह ने शाहाजी राजे को कर्नाटक के नायकों के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। शाहाजी राजे ने कर्नाटक जाने से पूर्व जिजाबाई और शिवाजी महाराज को पुणे भेज दिया। शाहाजी राजे ने उनके साथ हाथी, घोड़े, पैदल सेना, कोष, ध्वज, साथ ही विश्वसनीय प्रधान, शूर सेनानी और ख्याति प्राप्त विद्वान शिक्षकों को भेजा। जिजाबाई और शिवाजी महाराज पुणे पहुंचे। यहां आकर शिवाजी महाराज को अपने बचपन के दिन याद आए। बचपन में वे शिवनेरी की मिट्टी में खेले थे। सह्याद्री के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई।
तत्कालीन पुणे आज की तरह महानगर न था। शहाजी राजे के शत्रुओं ने इस सुंदर गांव को तहस नहस कर दिया था। गांव की संपत्ति नष्ट हो चुकी थी, मकान टूट चुके थे, मंदिर धराशायी हो चुके थे। शत्रु के डर से लोग गांव छोड़कर भागते, खेती उजड़ गई थी, जंगल फैल गए थे, जंगलों में भेड़िए उत्पात मचा रहे थे। पुणे की ऐसी दुर्गति हो गई थी। जिजाबाई शिवाजी महाराज के साथ पुणे रहने लगीं। जिजाबाई ने आसपास के गांव वालों को बुलाकर आश्वस्त किया। लोगों को बड़ा धीरज मिला। लोग पुणे में आकर रहने लगे। वे खेतों में काम करने लगे। जिजाबाई ने ध्वस्त हुए मंदिर ठीक करवाए। मंदिरों में सुबह शाम पूजा होने लगी। गांव लोगों से भर गया। इस प्रकार पुणे का रूप बदल गया। दादाजी कोंडदेव के कार्य। जब जिजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में थे तब पुणे की जागीर की देखभाल दादाजी कोंडदेव कर रहे थे। वे कोंढाणा के सूबेदार भी थे। दादाजी बड़े ईमानदार सेवक थे। प्रशासन चलाने में वे सत्यवादी थे। इसी भांति वे न्यायी भी थे। उनका अनुशासन कठोर था। वे निष्ठावान थे। इस बीच शहाजी राजे के आदेश पर बड़ा भवन बनवाया गया। उसका नाम लाल महल। किसान खेती की पैदावार बढ़ाए, इस उद्देश्य से उन्होंने उनको कुछ वर्षों तक लगान में छूट दी। इससे खेती में वृद्धि होने लगी। भेड़िए किसानों को बहुत कष्ट पहुंचाते थे, अतः उनको मारने के लिए पुरस्कार रखे गए। इससे बहुत से भेड़िए मारे गए। चोरों की संख्या बढ़ गई थी। दादाजी ने किसानों के दल बनाए और उनका पहरा बिठाया। इससे चोरों का आतंक कम हो गया। उन्होंने भूमि की श्रेणी निश्चित करके उसके अनुसार लगान निर्धारित किया। इससे लोगों में प्रसन्नता छा गई। खेती में सुधार और लगान वसूली क्षेत्र में दादाजी कोंडदेव और निजाम शाह का वजीर मलिक अंबर द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय और मौलिक माना जाता है। शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था। शिवाजी महाराज पुणे की जागीर में लौटे, फिर भी जिजाबाई की निगरानी में उनकी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी। बेंगलोर से आते समय शहाजी राजे द्वारा भेजे गए प्रतिष्ठित शिक्षकों ने शिवाजी महाराज को अनेक शास्त्र, विद्या तथा भाषाओं का प्रशिक्षण दिया। उत्तम राज्य और प्रशासन कैसा हो, शत्रु से युद्ध कैसे करें, किले कैसे बांधें, हाथी और घोड़ों की परख कैसे करें, शत्रुओं के दुर्गम बीहड़ इलाकों में से खिसक कैसे निकलें, जैसी अनेक विद्याओं से शिवाजी महाराज अवगत हुए। शिवाजी महाराज की शिक्षा में हुई प्रगति देखकर जिजाबाई प्रसन्न हुई। वीर माता जिजाबाई की शिवाजी महाराज को सीख। जिजाबाई कोई सामान्य महिला नहीं थी। वे लखुजीराव जाधव जैसे शक्तिशाली सरदार की बेटी और शहाजी राजे जैसे पराक्रमी पुरुष की पत्नी थीं। राजनीति और युद्ध नीति की घुट्टी जिजाबाई को बचपन से ही मिली थी। जाधव और भोसले दोनों प्रसिद्ध घरानों की युद्ध प्रिय परंपरा उनके रोम रोम में बसी थी। जिजाबाई स्वाभिमानी तथा स्वतंत्रता प्रिय थीं। मराठा सरदार चाहे जितना बड़ा पराक्रम दिखाए, फिर भी सुल्तानों के दरबार में उसे कोई महत्व नहीं मिलता था। इस बात का उन्हें बुरा अनुभव हुआ। भरे दरबार में निजाम शाह ने उनके पिता की हत्या की थी। यह दुख भी उन्होंने सहन कर लिया था। जिजाबाई ने निश्चय किया था, उनके पुत्र शिवबा इस प्रकार दूसरों की चाकरी नहीं करेंगे। वे स्वयं अपने लोगों का राज्य अर्थात स्वराज्य का निर्माण करेंगे। इस विचार से वे शिवाजी महाराज को सुसंस्कारित कर रही थीं। मावल में रहने वाले लोगों को मावले कहा जाता था। मावले ईमानदार, कठोर परिश्रमी और फुर्तीले थे। जीवटता में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था, लेकिन सुल्तानों के शासन से वे त्रस्त थे। सुल्तानों की सेना गांवों को लूटती थी। फलस्वरूप प्रजा को दर दर भटकना पड़ता था। उनका कोई रखवाला नहीं था। शिवाजी महाराज सोचते थे कि ऐसे दुखी और पीड़ित लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। घर लौटने पर जिजाबाई के साथ वे वार्तालाप करते थे। जिजाबाई कहती थीं, शिवबा, भोसलों के पूर्वज श्री रामचंद्र थे। श्री रामचंद्र ने दुष्ट रावण को मारा और प्रजा को सुखी बनाया। जाधवों के पूर्वज श्री कृष्ण थे। उन्होंने दुष्ट कंस को मारा और प्रजा को सुखी बनाया। श्री राम और श्री कृष्ण के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम भी दुष्टों का नाश कर सकोगे। तुम भी गरीबों को सुखी बना सकोगे। मां साहेब के उपदेश से शिवाजी महाराज को उत्साह मिलता था। राम, कृष्ण, भीम और अर्जुन
आदि वीरों की कहानियां उन्हें याद आती थीं। वे ही वीर पुरुष शिवाजी महाराज के ध्यान, मन तथा स्वप्न में निरंतर रहते थे। शिवाजी महाराज सदैव यही सोचते थे, जैसे वे वीर अन्याय के विरुद्ध लड़े, वैसे ही हम भी लड़ेंगे। जिस प्रकार उन्होंने दुष्टों का दमन किया, उसी प्रकार हम भी करेंगे। जिस प्रकार उन्होंने प्रजा को सुखी बनाया, वैसा ही हम भी करें। हम न्याय, साहसी, पराक्रमी बने। शिवाजी महाराज की नई शासन व्यवस्था। अब पुणे की जागीर में जिजाबाई के मार्गदर्शन में शिवाजी महाराज का नया शासन प्रारंभ हो गया। इस काम के लिए शाहजी राजे ने तैयारी करवा दी थी। शिवाजी महाराज को बेंगलोर से पुणे भेजते समय साम्राज्य नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण हनुमंते मुजुमदार, माणकोजी दहातोंडे सरनोबत, रघुनाथ बल्लाल सबनीस, सोनोपंत डबीर जैसे अनुभवी व्यक्ति उनके साथ कर दिए थे, मानो ये सब स्वतंत्र राजा के अधिकारी ही हों। शाहजी राजे ने इन अधिकारियों को पुणे इसलिए भेजा था कि शिवाजी महाराज अपनी जागीर का प्रशासन अच्छी तरह से चलाए। उनकी मदद से शिवाजी महाराज जागीर का प्रशासन चलाने लगे, लोगों के सुख दुख की ओर ध्यान देने लगे, प्रजा पर अन्याय करने वालों को दंडित किया जाने लगा। उस एक तरह से शाहजी राजे की जागीर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था। भविष्य में निर्मित स्वराज्य का नमूना मावलों को देखने को मिल रहा था, जैसे कि वह स्वराज्य का सूर्योदय ही था। शिवाजी महाराज का विवाह। उस समय बचपन में विवाह करने की प्रथा थी। तब जिजामाता ने कहा, अब हमारे शिवबा का विवाह कर देना चाहिए। अतः उनके लिए सुयोग्य कन्या की खोज प्रारंभ हुई। उन्हें एक कन्या पसंद आई। उनका नाम था सईबाई। वे फलटन के नायक निंबालकर घराने की बेटी थीं। यह विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। रायरेश्वर का मंदिर। पुणे की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित रायरेश्वर का मंदिर बड़ा सुंदर स्थान था। 1645 में वहां एक विलक्षण घटना घटी। शिवाजी महाराज और आसपास की घाटी के कुछ मावले विचार विमर्श करने के लिए वहां इकट्ठे हुए थे। उस घने जंगल में पेड़ों और झाड़ियों के बीच स्थित रायरेश्वर के मंदिर में वे मावले शिवाजी महाराज के साथ किस बात की चर्चा कर रहे थे, शिव शंकर से वे क्या मांग रहे थे। शिवाजी महाराज आयु में अभी बहुत छोटे थे, परंतु उनकी महत्वाकांक्षा ऊंची थी। उन्होंने एक बड़ी योजना बनाई। शिव मंदिर में इकट्ठे हुए अपने साथियों से उन्होंने बड़े उत्साह और विश्वास के साथ कहा, साथियों, क्या आज मैं तुम्हें अपने मन की एक बात बताऊं? हमारे पिताजी शाहजी राजे बीजापुर के सरदार हैं। उन्होंने ही हमें यहां की जागीर का अधिकार दिया। सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मगर साथियों, मुझे इसमें जरा सी भी खुशी नहीं है। सुल्तान की जागीर से हम क्यों संतुष्ट रहें? दूसरों के हाथ से हम पानी क्यों पिएं? हमारे चारों तरफ कई दूसरे राज्य हैं, उनमें प्रायः युद्ध चलते रहते हैं। इन युद्धों में हमारे आदमी व्यर्थ ही मरते हैं। बहुत से परिवार बेघर हो जाते हैं। हमारे प्रदेश की बर्बादी होती है। इतना सब सहकर भी हमें क्या मिलता है? पराधीनता। हम कितने दिनों तक इसे सहते रहेंगे? दूसरों के लिए हम कितने दिनों तक कटते मरते रहेंगे? बताइए, आप ही बताइए। जागीरों के लोभ से क्या हम इसे ऐसे ही चलने देंगे? शिवाजी महाराज आवेश के साथ बोल रहे थे। क्रोध से उनका चेहरा तमतमा रहा था। बोलते बोलते वे रुक गए। उन युवा साथियों की ओर देखने लगे। रायरेश्वर के मंदिर में इकट्ठे मावले शिवाजी महाराज की बातों से रोमांचित हो उठे। उन्हें नई दृष्टि मिली। उनमें से एक बोल उठा, बोलिए बाल राजे, बोलिए, अपनी मनोकामना हमें बताइए। आप जो कहेंगे वह करने के लिए हम तैयार हैं। जी हां राजे, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे, अपने प्राण भी देंगे। वे सभी तेजस्वी युवा वीर एक स्वर में बोल उठे। स्वराज्य की शपथ। मावलों के इन शब्दों से शिवाजी महाराज उत्साहित हुए। एक एक की ओर देखते हुए वे खुशी से बोले, मित्रों, हमारा मार्ग निश्चित हो गया। अपने ध्येय के लिए हम सब प्रयत्न करेंगे। हम सब कष्ट उठाएंगे। सभी अपने प्राण अर्पण करने के लिए तैयार रहेंगे। हम सबका लक्ष्य है हिंदवी स्वराज्य। आपका, हमारा, सबका स्वतंत्र राज्य स्थापित करना है। दूसरों की पराधीनता हमें स्वीकार नहीं है। उठो,
इस रायरेश्वर को साक्षी मानकर हम प्रतिज्ञा करें, स्वराज्य स्थापना के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पण करेंगे। सारा मंदिर शिवाजी महाराज के शब्दों से गूंज उठा। अंत में उन्होंने निश्चय पूर्वक कहा, यह राज्य हिंदवी स्वराज्य के रूप में हो, ऐसी ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इस मनोकामना को हम पूरी करेंगे। वे सारे मावले स्वराज्य की शपथ लेकर रायरेश्वर के मंदिर से बाहर आए। शिवाजी महाराज का मन भावाभिभूत हो गया। पुणे आते ही वे लाल महल में मां साहेब के पास गए। उन्होंने घटित घटना का वर्णन माता जिजाबाई से किया। मान साहेब धन्य हो गईं। उन्हें विश्वास हुआ कि उन्होंने जो सोचा था बाल शिवाजी राजे उसे अवश्य पूरा करेंगे। मावल प्रदेश में मावलों का संगठन। शिवाजी महाराज अपने नए कार्य में जुट गए। मावलों को लेकर वे तलवारबाजी करने लगे। घुड़सवारी करना, पहाड़ियों में दुर्गम मार्ग ढूंढना, दर्रों, घाटियों एवं गुप्त मार्गों आदि का निरीक्षण करना उनकी दिनचर्या हो गई। शिवाजी महाराज ने मावलों का हृदय जीत लिया। युवा मावले शिवाजी महाराज के लिए पागल हो गए। उनका मानना था कि जिएंगे तो शिवाजी महाराज के लिए और मरेंगे तो शिवाजी महाराज के लिए। शिवाजी महाराज की गतिविधियां समुद्र के ज्वार के समान बढ़ती गईं। शिवाजी महाराज ने पुणे के आसपास के सभी गढ़ और किलों का अपने साथियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने गुप्त मार्गों, सुरंगों, तहखानों, गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र तथा शत्रु सेना के स्थलों की पूरी जानकारी शीघ्र ही प्राप्त कर ली। मावल प्रदेश में जगह जगह कई देशमुख अपनी अपनी जागीर संभाले बैठे थे। उन्हें अपनी जागीर का बहुत लोभ था। वे जागीरों के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इन झगड़ों में मराठों की शक्ति अनायास ही बर्बाद हो रही थी। यह बात शिवाजी महाराज ने अच्छी तरह जान ली थी। उन्होंने उसे रोकने का दृढ़ निश्चय किया। शिवाजी महाराज देशमुखों के गांवों में जाते और उन्हें ये बातें समझाते, उन्हें स्वराज्य के उद्देश्य से प्रभावित करते। शिवाजी महाराज ने अपनी मधुर वाणी से उन्हें अपना बना लिया, परंतु कुछ लोगों ने उनकी अवज्ञा की। उन्हें भी शिवाजी महाराज सही रास्ते पर ले आए। मराठों के आपसी झगड़ों को उन्होंने समाप्त करवाया। सब उन्हें धन्यवाद देने लगे। मावल प्रदेश के झुंझारराव मरल, हैबतराव शिलमकर, विठोजी शितोले, जेधे, पायगुड़े, बाजी पासलकर, बांदल आदि देशमुख शिवाजी महाराज की बात मानने लगे। मावल प्रांत में स्वराज्य की लहर तीव्र गति से बढ़ने लगी। शिवाजी महाराज की राजमुद्रा। शिवाजी महाराज के नाम से जागीर का प्रशासन प्रारंभ हुआ था। शहाजी राजे ने शिवाजी महाराज की स्वतंत्र राजमुद्रा तैयार की। वह इस प्रकार थी, प्रतिपच्चंद्र लेखेव वर्धिष्णुर विश्व वंदिता, शाहसूनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते। प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह बढ़ने वाली और सारे संसार के लिए पूजनीय होने वाली यह राजमुद्रा शहाजी राजे के सुपुत्र शिवाजी राजा की राजमुद्रा लोगों के कल्याण के लिए है। यह संदेश देने वाली राजमुद्रा स्वराज्य की स्थापना का संकेत ही थी। उस कालखंड में राजमुद्राएं प्रायः फारसी भाषा में उकेरी जाती थीं, परंतु शिवाजी महाराज की राजमुद्रा संस्कृत भाषा में थी। स्वराज्य की तरह ही स्वभाषा और स्वधर्म भी चाहिए, किंतु दूसरे धर्मों का द्वेष भी न हो। शीघ्र ही सभी मावलों की समझ में आ गया कि शिवाजी महाराज ने यह कार्य लोक कल्याण के लिए ही प्रारंभ किया है। शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ रायरेश्वर के मंदिर में स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा की थी, परंतु वह कितना कठिन कार्य था। दिल्ली का मुगल बादशाह, बीजापुर की आदिल शाही सुल्तान, गोवा के पुर्तगाली और जंजीरा का सिद्दी, ये चार सत्ताएं उस समय महाराष्ट्र पर शासन कर रही थीं। इन सत्ताओं का बड़ा दबदबा था। उनके विरुद्ध कुछ कहने का साहस किसी में नहीं था। ऐसी कठिन परिस्थिति में शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का मंत्र फूंका। कहां शत्रु सेना की विशाल शक्ति और कहां शिवाजी महाराज के साथियों की अल्प शक्ति, परंतु शिवाजी महाराज का निश्चय अटल था। उनके अनुष्ठान में ही शक्ति थी। तोरणा किला। शिवाजी महाराज को पुणे, सुपे, चाकण और इंदापुर प्रांतों की जागीरदारी मिली थी। इस जागीर के किले बीजापुर के दरबारी अधिकारियों के आधिपत्य में थे। किलों के बिना स्वराज्य कैसा,
किला जिसका, राज्य उसका। किला हाथ में होने से ही आसपास के प्रदेशों पर शासन किया जाता है। पहाड़ी किला तो राज्य का मुख्य आधार होता है। अतः शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि शीघ्र ही कोई मजबूत किला जीतना चाहिए। शिवाजी महाराज की आंखों के सामने तोरणा किला था। पुणे से दक्षिण पश्चिम दिशा में 64 किलोमीटर की दूरी पर कानद नामक घाटी में यह किला है। पहाड़ी किलों में तोरणा किला सबसे अधिक दुर्गम था। तोरणा किले पर दो भारी मचानें थीं। एक झुंझार मचान थी और दूसरी बुधला। मचान का अर्थ है किले की चढ़ाई पर स्वाभाविक दृष्टि से समतल हुए भूभाग की चहारदीवारी। झुंझार मचान अपने नाम की तरह ही जुझारू और लड़ाकू है। किले से नीचे उतरने के लिए एक ही मार्ग है और वह मार्ग झुंझार मचान से है। यह मार्ग बड़ा कठिन है। मार्ग पर चलते समय यदि कोई संतुलन खो दे तो वह सीधे नीचे घाटी में गिर जाता है। तोरणा किले की गणना महाराष्ट्र के सुदृढ़ किलों में की जाती है। किले में तोरणझाई देवी का मंदिर है। इसी से इस किले का नाम तोरणा पड़ा। ऐसा भव्य किला, परंतु आदिल शाह का उसकी ओर उतना ध्यान नहीं था। किले पर न तो पर्याप्त पहरेदार ही थे और न गोला बारूद। शिवाजी महाराज ने यह देख लिया। वे भी ठीक यही चाहते थे। उन्होंने तोरणा किला जीतकर स्वराज्य का तोरण बांधने का निश्चय किया। चुने हुए मावलों का दल लेकर शिवाजी महाराज कानद की घाटी में उतरे। सभी मावलों के साथ सिंह के साहस तथा हिरण की गति से वे तोरणा किले पर चढ़ गए। मावलों ने शीघ्र ही सभी मुख्य स्थान अपने अधिकार में कर लिए। तानाजी मालुसरे नामक वीर ने द्वार पर मराठों का झंडा रोप दिया। येसाजी कंक शिवाजी महाराज का विश्वसनीय और निष्ठावान सहयोगी था। उसने चौकी पर पहरा बिठाया। किला कब्जे में आ गया। सबने शिवाजी महाराज की जय जयकार की। हिंदवी स्वराज्य का हर्षवाद्य बजने लगा। नगाड़ों तथा तुरहियों की आवाज सह्याद्री की घाटियों में गूंज उठी। शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम रखा प्रचंडगढ़। भवानी माता का आशीर्वाद। तोरणा किले पर शिवाजी महाराज का कामकाज प्रारंभ हो गया। उन्होंने किले का सूक्ष्म निरीक्षण किया। किले पर मराठा किलेदार, ब्राह्मण सबनीस, प्रभु कारखानीस आदि अधिकारियों को नियुक्त किया। सेना में मावले, कोली, रामोशी, महार आदि जातियों जनजातियों के शूरवीरों की भर्ती की। स्वराज्य की सेना में जाति भेद, वर्ण भेद जैसा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। किले की मरम्मत शुरू हुई और कितने आश्चर्य की बात, काम प्रारंभ ही हुआ था कि किले में मुहरों से भरे 4 घड़े मिल गए। काम करने वालों को बड़ी खुशी हुई। हर व्यक्ति कहने लगा, शिवाजी महाराज पर देवी भवानी प्रसन्न हुई हैं, उन्होंने ही यह धन दिया है। बड़े आनंद के साथ मजदूरों ने मुहरों से भरे घड़े शिवाजी महाराज के सामने रख दिए। किसी ने भी मुहरों को हाथ नहीं लगाया। वह स्वराज्य का धन था। उन्होंने उसे अपने स्वामी के सुपुर्द किया। स्वराज्य के कार्य के लिए अचानक इतना धन मिल जाने से शिवाजी महाराज उत्साह से भर उठे। उन्होंने यही सोचा कि उनके कार्य को माता भवानी का आशीर्वाद है। यह धन स्वराज्य के काम आया। इस धन से शिवाजी महाराज ने शस्त्र खरीदे, बारूद इकट्ठा की। शेष धन से उन्होंने एक योजना पूरी करने का निश्चय किया। वह योजना थी, तोरणा किले से 15 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में मुरुम्बदेव का पहाड़ है। शिवाजी महाराज ने उसे जांच परख कर रखा था। यह पहाड़ बहुत ऊंचा, दुर्गम तथा उपयुक्त स्थान पर था। आदिल शाह इस पहाड़ पर एक किला अधूरा बनाकर छोड़ दिया था। इस किले पर भी चौकस पहरा नहीं था। तब शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि स्वराज्य की राजधानी के लिए इस किले को अपने अधिकार में कर लेना चाहिए। स्वराज्य की पहली राजधानी। एक दिन शिवाजी महाराज ने अपने चुने हुए साथियों के साथ इस किले पर चढ़ाई की और उसे अपने अधिकार में कर लिया। तोरणा किले पर पाया हुआ कुछ धन मुरुम्बदेव की मरम्मत में खर्च हुआ। शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम राजगढ़ रखा। गढ़ पर कारीगरों ने पत्थर तराशे, लुहारों ने भट्टी फूंकी। बढ़ई, मिस्त्री, मजदूर, भिश्ती जैसे लोग काम में जुट गए। राजमहल, 12 महल, 18 कारखाने और सिंहासन तैयार हुए। स्वराज्य की पहली राजधानी के रूप में राजगढ़ सुशोभित हुआ। स्वराज्य का प्रसार, शिवाजी महाराज का अभियान प्रारंभ हुआ।
उन्होंने 12 मावलों के सभी किले एक एक करके जीत लिए। 12 मावल के गांवों में आनंद और उत्साह की बाढ़ आ गई। गांव गांव से पाटिल एवं देशमुख शिवाजी महाराज को उपहार देने के लिए आने लगे, परंतु जैसे चावल में कुछ कंकड़ होते हैं, उसी तरह इन मावलों में भी कुछ दुष्ट लोग थे। शिवाजी महाराज का उत्कर्ष देखकर उन्हें ईर्ष्या होने लगी। शिरवल के आदिल शाही थानेदार के पास शिवाजी महाराज के विरुद्ध शिकायतें की गईं। थानेदार ने बीजापुर को सांडनीस्वार भेजा और शिवाजी महाराज की इन बढ़ती गतिविधियों से आदिल शाह को अवगत कराया। शिवाजी महाराज का चातुर्य। इन बढ़ती गतिविधियों के बारे में सुनकर आदिल शाह चकित हो गया। उसने शाहजी राजे से स्पष्टीकरण मांगा। शाहजी राजे असमंजस में पड़ गए, लेकिन उन्होंने किसी तरह स्थिति को संभाला और आदिल शाह को संदेश भेजा। जागीर की रक्षा के लिए अपने पास एक भी किला नहीं है, इसलिए शिवाजी ने यह किला लिया होगा। शिवाजी महाराज ने भी आदिल शाह के पास अपना दूत भेजा और उसके हाथों यह चतुराई भरा उत्तर भिजवाया। जागीर का कामकाज ठीक से चले, इसलिए हमने यह किला लिया है। इसमें आदिल शाही की भलाई ही है, इसमें कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। कोंढाणा और पुरंदर ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण किले थे। शिवाजी महाराज ने बड़ी युक्ति से इन्हें अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने रोहिड़ा किले पर भी अधिकार किया। स्वराज्य का विस्तार जोरों से प्रारंभ हो गया। शिवाजी महाराज के चारों ओर 12 मावल के मावले इकट्ठे हुए। शिवाजी महाराज जो कहते वे वही करते। वे ऐसा मानते थे, जीना है तो स्वराज्य के लिए और मरना है तो स्वराज्य के लिए। वे सीधे सादे मराठा थे। शिवाजी महाराज उन्हें प्राण प्रिय थे, परंतु ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्हें शिवाजी महाराज के कार्य से ईर्ष्या होती थी। ऐसे लोगों पर नियंत्रण रखना शिवाजी महाराज के लिए आवश्यक हो गया था। खंडोजी और बाजी घोरपड़े नामक मराठा सरदार आदिल शाह की नौकरी में थे। आदिल शाह ने उन्हें शिवाजी महाराज के विरुद्ध भड़काया। कोंढाणा प्रदेश में उन्होंने बड़ी अराजकता फैला दी थी, मगर शिवाजी महाराज ने उनकी दाल न गलने दी। उन्होंने उन्हें वहां से मार भगाया। फलटन के बजाजी नाइक निंबालकर शिवाजी महाराज के साले थे। शिवाजी महाराज को उनके विरुद्ध लड़ना पड़ा, फिर भी निंबालकर घराने के अन्य व्यक्ति शिवाजी महाराज के साथ रहे। शिवाजी महाराज के सुपे परगना में उनका एक रिश्तेदार संभाजी मोहिते था। उसने भी शिवाजी महाराज के विरोध में कार्रवाइयां शुरू की। शिवाजी महाराज ने सुपे परगना में जाकर उसे बंदी बना लिया और उसे कर्नाटक राज्य में भेज दिया। शिवाजी महाराज कर्तव्य के आगे रिश्तों नातों को नहीं मानते थे। शिवाजी महाराज के कार्य की महानता को सभी मावलों ने स्वीकार किया। उनका नाम चारों ओर गूंजने लगा। शिवाजी महाराज प्रजा के राजा बन गए। यह बात कुछ लोगों की आंखों में खटकती थी। जावली के मोरे ऐसे लोगों में से एक थे। मोरे जावली के जागीरदार थे। उनकी जागीर रायगढ़ से कोयना घाटी तक थी। वे बीजापुर के आदिल शाह के जागीरदार थे। आदिल शाह ने उन्हें चंद्रराव की उपाधि दी थी। जावली में बड़े घने जंगल थे। वहां दिन में भी सूर्य की किरणों का प्रवेश नहीं होता था। उसमें बाघ, भेड़िए, भालू आदि जंगली जानवर रहते थे। मोरे की जावली मतलब बाघ का जाल ही थी। इस कारण कोई भी मोरे को छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन यह साहस वीर शिवाजी महाराज ने कर दिखाया। कारण यह था, वर्ष 1645 में दौलतराव मोरे का देहांत हो गया, अतः उनके उत्तराधिकारियों में झगड़े शुरू हो गए। शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे की सहायता की। उनकी सहायता से यशवंतराव मोरे जावली की गद्दी पर चंद्रराव के रूप में बैठे। उस समय यशवंतराव ने शिवाजी महाराज को नजराना देना स्वीकार किया। उनके कार्य में सहायता देना भी स्वीकार किया, परंतु गद्दी पर बैठते ही वह सब कुछ भूल गया। कौन शिवाजी महाराज और कैसा वादा। वह उपेक्षापूर्ण से व्यवहार करने लगा। स्वराज्य के प्रदेशों पर आक्रमण करना, प्रजा को कष्ट देना
आदि विभिन्न प्रकार की हरकतें यशवंतराव करने लगा। शिवाजी महाराज जान गए कि यदि इसी समय मोरे को सही रास्ते पर न लाया गया तो स्वराज्य को क्षति पहुंचेगी। शिवाजी महाराज ने यशवंतराव को पहले एक कठोर पत्र लिखा। आप स्वयं को राजा कहलवाते हैं, राजा तो हम हैं। भगवान शंकर ने हमें राज्य दिया है, इसलिए आप अपने आप को राजा न कहलवाएं। यशवंतराव मोरे ने उद्दंडता से उत्तर दिया, आप कल राजा बने हैं, आपको राज्य किसने दिया? जावली आओगे तो उलझन में फंस जाओगे। हमें ईश्वर की कृपा से आदिल शाह ने राजा की उपाधि, छत्र, चामर और सिंहासन मेहरबान होकर दिया है। यदि आप यहां आएंगे तो परिणाम बुरा होगा। शिवाजी महाराज ने उसे चेतावनी दी, जावली छोड़कर, राजा की उपाधि और छत्र चामर फेंककर, रूमाल से हाथ बांधकर मिलने और हमारी सेवा करने के लिए चले आओ। इतने पर भी यदि गद्दारी करोगे तो मारे जाओगे। जावली के चारों ओर घना जंगल था। रायरी का किला जीतना कठिन था। मोरे के पास आदमी भी बहुत थे। जावली जीतना सरल न था। पूरी तैयारी के साथ शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण किया। लगभग 1 महीने तक यशवंतराव लड़ता रहा, लेकिन उसके बहुत से सैनिक मारे गए। अंत में वह अपने बेटों को लेकर रायरी के किले में भाग गया। शिवाजी महाराज ने जावली को जीत लिया और रायरी की ओर बढ़े। शिवाजी महाराज ने रायरी के किले को घेर लिया। यशवंतराव 3 महीने तक पूरी शक्ति के साथ लड़ता रहा, परंतु अंत में उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। जावली की विजय बड़ी महत्वपूर्ण थी। इससे शिवाजी महाराज के स्वराज्य का विस्तार पहले से दुगुना हो गया। यशवंतराव की सेना भी शिवाजी महाराज से आकर मिल गई। रायरी का विशाल किला स्वराज्य के अंतर्गत आ गया। इससे शिवाजी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इस किले का नाम रायगढ़ रखा। उसके बाद उन्होंने पास वाली भोरपिया पहाड़ी पर एक नया किला बनवाया। उसका नाम रखा प्रतापगढ़। बीजापुर के दरबार की बात है। शिवाजी महाराज की गतिविधियों को देखकर आदिल शाह के दरबार में चिंता फैल गई। सभी सरदार दरबार में इकट्ठे हुए। एक से बढ़कर एक पराक्रमी तलवारबाज सरदार दरबार में उपस्थित थे। आदिल शाही का प्रशासन चलाने वाली बड़ी बेगम स्वयं उपस्थित थी। दरबार के सामने बड़ी गंभीर समस्या उपस्थित हुई थी। शिवाजी को कैसे पराजित करें? बड़ी बेगम ने दरबार के सरदारों से सीधा प्रश्न किया, बोलिए, शिवाजी का बंदोबस्त करने के लिए कौन तैयार है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी अपने अपने स्थान पर चुप बैठे थे। शिवाजी महाराज का सामना करने का साहस कौन करता? सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसी समय एक भीमकाय सरदार झुककर सलाम करता हुआ आगे बढ़ा। उसका नाम था अफजल खान। थाल में रखा हुआ बीड़ा उठाते हुए अफजल खान ने कहा, शिवाजी, कहां का शिवाजी? या तो उसे जीवित पकड़कर मैं यहां लाता हूं, अन्यथा उसे मारकर बीजापुर ले ही आऊंगा। अफजल खान बीजापुर का विख्यात सरदार था। वह बहुत शक्तिशाली था। लोहे की छड़ को हाथ से मोड़ देता था। अच्छे बुरे किसी भी ढंग से अपना काम करने में वह अत्यंत कुशल था। उसी अफजल खान ने भरे दरबार में शिवाजी महाराज को जीवित पकड़कर अथवा मारकर लाने की प्रतिज्ञा की। सारा दरबार खुश हुआ। उपस्थित सभी व्यक्तियों को ऐसा लगा, शिवाजी भोसले अब क्या जिंदा बचेगा। थोड़े ही दिनों में वह बंदी अवस्था में बीजापुर के दरबार में हाजिर होगा या उसका सिर दरबार में पेश किया जाएगा। अफजल खान बड़ी अकड़ और शान से बीजापुर से चल पड़ा। उसने अपने साथ विशाल सेना और युद्ध सामग्री ली थी। इसके पूर्व वह लगातार 12 वर्षों तक वाई प्रांत का सूबेदार रह चुका था। इस कारण उसे उस प्रदेश की पूरी जानकारी थी। बड़े घमंड से वह महाराष्ट्र की ओर बढ़ने लगा। उस समय शिवाजी महाराज राजगढ़ में थे। अफजल खान आ रहा है, यह सूचना उन्हें मिली। वे समझ गए कि स्वराज्य पर बड़ा संकट आ रहा है, मगर वे डगमगाए नहीं। उन्होंने सोचा कि अफजल खान बड़ा धूर्त है, उसकी सेना विशाल है, अपना राज्य छोटा है और अपनी सेना भी कम है। खुले मैदान में खान के सामने टिक पाना कठिन है। अतः शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि उसका सामना युक्ति से करना चाहिए। वे जिजामाता से विचार विमर्श करके और उनका आशीर्वाद लेकर राजगढ़ से निकले और प्रतापगढ़ की ओर चल पड़े। शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ पहुंचने की खबर सुनकर खान क्रोधित हुआ। वह जानता था कि प्रतापगढ़ पर आक्रमण करना सरल नहीं है,
क्योंकि वह किला पहाड़ों के मध्य में था। चारों ओर घने जंगल थे, रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। सेना को जाने के लिए अच्छा रास्ता नहीं था, तोपें चढ़ाने के लिए कोई मार्ग न था। इसके अलावा वहां जंगली जानवरों की भरमार थी। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ से उतरकर नीचे आ जाए, इसलिए अफजल खान ने दांव पेंच खेलना शुरू कर दिया। उसने तुलजापुर, पंढरपुर आदि देव स्थानों को क्षति पहुंचाई, प्रजा को बहुत कष्ट दिए। उसका यह अनुमान था कि यह सब सुनकर शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ छोड़ देंगे और बाहर आ जाएंगे। शिवाजी महाराज खान के दांव पेंच समझ गए। उन्होंने प्रतापगढ़ छोड़ा ही नहीं। तब खान ने दूसरी चाल चली। प्यार का नाटक करके उसने शिवाजी महाराज को यह संदेश भेजा, आप मेरे बेटे के समान हैं, हमसे मिलने आइए, हमारे किले वापस कर दो। आदिल शाह से कहकर मैं आपको सरदार का पद दिलाऊंगा। शिवाजी महाराज ने जान लिया कि अफजल खान उनके साथ षड्यंत्र कर रहा है। वे सतर्कतापूर्वक व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने खान को ही प्रतापगढ़ की तलहटी तक लाने का निश्चय किया और संदेश भेजा, खान साहब, मैंने आपके किले लिए हैं, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा करें। आप ही प्रतापगढ़ के नीचे मिलने के लिए आ जाइए, मुझे वहां आने में डर लगता है। शिवाजी महाराज का संदेश सुनकर अफजल खान हंसा। अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए वह बोला, खूब, बहुत खूब। उसे लगा कि अफजल खान के सामने शिवाजी की क्या मजाल, वह डरपोक मेरे साथ क्या लड़ेगा। मैं खुद जाऊंगा और मिलते ही उसे कुचलकर मार डालूंगा। बस प्रतापगढ़ के नीचे शिवाजी महाराज से मिलने के लिए खान तैयार हो गया। प्रतापगढ़ की तलहटी में मिलने की जगह निश्चित हुई। दिन, समय सब निश्चित हो गया। तय हुआ कि भेंट के समय दोनों अपने साथ एक सेवक रखेंगे और दोनों के 10-10 अंगरक्षक कुछ दूरी पर खड़े रहेंगे। खान के लिए महाराज ने अच्छा रास्ता बनवाया। मिलने के लिए एक शानदार शामियाना तैयार करवाया। शिवाजी महाराज बड़ी सावधानी से काम ले रहे थे। उन्होंने अपनी सेना की अलग अलग टुकड़ियां बनाई। जंगल में कौन कहां छिपकर बैठेगा और क्या करेगा, इस बारे में उन्होंने सबको सूचनाएं दी। पक्का बंदोबस्त किया। कुछ सलाहकारों ने कहा कि खान धूर्त है, शिवाजी महाराज उससे मिलने के लिए न जाएं, किंतु शिवाजी महाराज ने खान से मिलने का निश्चय किया। मिलने का दिन आ गया। प्रातः समय शिवाजी महाराज ने देवी भवानी के दर्शन किए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने पोशाक पहननी शुरू की। पैरों में सलवार चढ़ाई, शरीर पर कवच पहना, उस पर जरी का कुर्ता और जैकेट पहनी, सिर पर शिरस्त्राण पहना, उस पर फेटा बांधा, बाएं हाथ की उंगलियों में बगन खा चढ़ाए, उसी हाथ की आस्तीन में कटार छिपाई, अपने साथ पट्टा लिया। इस प्रकार शिवाजी महाराज खान से मिलने के लिए तैयार हुए। सरदार लोग बाहर खड़े थे। शिवाजी महाराज ने उनसे कहा, साथियों, अपने अपने काम ठीक तरह से करना। भवानी माता हमें यश देने वाली है, परंतु यदि हमारा कुछ अहित हुआ तो आप धीरज मत खोना। संभाजी राजा को गद्दी पर बिठाना, मां साहेब की आज्ञा मानना, स्वराज्य को बढ़ाना, प्रजा को सुखी रखना। हम जा रहे हैं। शिवाजी महाराज चल पड़े। उनके साथ वकील पंताजी गोपीनाथ और जिवाजी महाला, संभाजी कावजी, येसाजी कंक, कृष्णाजी गायकवाड़, सिद्दी इब्राहिम आदि 10 अंगरक्षक थे। शिवाजी महाराज से पहले ही खान शामियाने में आकर बैठ गया था। वह तरह तरह की कल्पनाएं कर रहा था। उसकी बगल में बड़ा सैयद नाम का उसका हथियारबंद एक सिपाही खड़ा था। वह पट्टा चलाने में बहुत निपुण था। शिवाजी महाराज शामियाने के द्वार पर आए। बड़ा सैयद को देखते ही वे वहीं पर खड़े हो गए। खान ने महाराज के वकील से पूछा, शिवाजी राजे अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? वकील ने कहा, वे बड़ा सैयद से डर रहे हैं, उसे आप दूर हटा दीजिए। बड़ा सैयद वहां से हट गया। शिवाजी महाराज अंदर गए। खान उठकर बोला, आइए राजा साहब, हमसे मिलिए। महाराज सतर्क होकर आगे बढ़े। खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाया। लंबे चौड़े अफजल खान के सामने महाराज ठिगने से दिख रहे थे। महाराज का सिर खान की छाती तक पहुंचा था। खान ने तुरंत शिवाजी महाराज को मारने के लिए उनकी गर्दन अपनी बाईं बगल में दबाई और दूसरे हाथ से शिवाजी महाराज के शरीर पर कटार से वार किया।
शिवाजी महाराज ने पहना हुआ अंगरखा फट गया। कुर्ते के अंदर कवच होने से शिवाजी महाराज बच गए। वे खान की चाल समझ गए। बड़ी फुर्ती से उन्होंने खान के पेट पर बघनखों से वार किए। बाईं हाथ की आस्तीन में छिपी कटार दाहिने हाथ से निकालकर उसे जोर से खान के पेट में घुसेड़ दी। खान की आंत बाहर निकल आई। वह धराशायी हो गया। इतने में खान का वकील कृष्णाजी भास्कर आगे बढ़ा। उसने शिवाजी महाराज पर तलवार से वार किया, मगर शिवाजी महाराज ने पट्टे के एक वार से ही उसे मार गिराया। शोरगुल सुनकर बड़ा सैयद डेरे में घुसा। वह शिवाजी महाराज पर वार करने ही वाला था कि तत्क्षण जिवाजी महाला दौड़कर आया। बड़ा सैयद के वार को अपने शरीर पर झेलकर जिवाजी महाला ने उसे एक ही वार में वहीं पर मार गिराया। इसीलिए आगे चलकर था जिवा इसलिए बचा शिवा, ऐसी कहावत ही प्रचलित हो गई। इस झड़प में संभाजी कावजी ने बड़ी वीरता दिखाई। विजयी शिवाजी महाराज गढ़ पर चले गए। संकेत के लिए तोप दागी गई। शिवाजी महाराज की सेना संकेत की ही प्रतीक्षा में थी। तोप के दगते ही झाड़ियों में छिपे शिवाजी महाराज के सैनिकों ने खान की सेना पर धावा बोल दिया। खान की सेना असावधान थी। उसकी सेना को भागने के लिए राह भी नहीं मिल रही थी। मराठों ने उनका तेजी से पीछा किया और खान की सेना की धज्जियां उड़ा दी। खान का बेटा फजल खान किसी तरह बच निकला और बीजापुर पहुंचा। उसकी बातें सुनकर बीजापुर में हाहाकार मच गया। महाराज ने बीजापुर के सबसे शक्तिशाली सरदार को देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया था। शिवाजी महाराज का नाम चारों ओर फैल गया। उनके पराक्रम के गीत सह्याद्री की घाटियों में गूंजने लगे। अफजल खान की हत्या से बीजापुर में खलबली मच गई। उसके बाद तुरंत ही शिवाजी महाराज ने पन्हालगढ़, जो बीजापुर के अधिकार में था, जीत लिया। इससे आदिल शाह बड़ा क्रोधित हुआ। उसे खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था। शिवाजी महाराज को पराजित करने के लिए उसने सिद्दी जौहर नामक सरदार को भेजा। सिद्दी जौहर बहुत बड़ी सेना लेकर चल पड़ा। फजल खान भी पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसके साथ निकल पड़ा। सिद्दी जौहर शूरवीर पर क्रूर भी था। उसका अनुशासन कठोर था। उसने पन्हालगढ़ को चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी महाराज को गढ़ में बंदी बनाया। बरसात के दिन निकट आ गए थे। शिवाजी महाराज ने सोचा कि वर्षा आरंभ होते ही सिद्दी जौहर घेरा उठा लेगा, परंतु बरसात प्रारंभ होते ही उसने घेरा अधिक कड़ा कर दिया। किले में जो धन धान्य था वह समाप्त होने लगा। अब क्या करें? यह शक्ति का काम नहीं है। तब शिवाजी महाराज ने युक्ति से छुटकारा पाने का निश्चय किया। उन्होंने सिद्दी जौहर के पास संदेश भेजा कि शीघ्र ही किला आपके अधीन करता हूं। वह प्रसन्न हुआ। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया। घेरे से सिद्दी की सेना तंग आ गई थी। यह सुनकर सैनिक खुश हो गए कि शिवाजी महाराज शरण में आ रहे हैं। वे खाने पीने, गाने बजाने और हुक्का पानी में मग्न हो गए। शिवाजी महाराज ने घेरे से बाहर निकलने के लिए एक युक्ति सोची। योजना इस प्रकार थी। 2 डोलियां तैयार करवाईं। एक डोली में बैठकर शिवाजी महाराज दुर्गम रास्ते से बाहर निकलेंगे और दूसरी में शिवाजी महाराज का स्वांग भरने वाला एक आदमी बैठकर महाद्वार के छोटे दरवाजे से बाहर निकलेगा। यह दूसरी डोली शत्रु सेना को सहज दिखाई देगी, इसलिए वह पकड़ी जाएगी और शत्रु यह समझकर खुशी से झूम उठेंगे कि शिवाजी महाराज ही पकड़े गए हैं। इस बीच शिवाजी महाराज दुर्गम रास्ते से बाहर खिसक जाएंगे, लेकिन शिवाजी महाराज का स्वांग भरेगा कौन? ऐसा स्वांग भरना मौत के मुंह में जाना था, लेकिन एक बहादुर जवान तैयार हो गया। दिखने में वह शिवाजी महाराज जैसा था और उसका नाम भी शिवाजी ही था। वह शिवाजी महाराज की सेवा में केशभूषा करने वाला सेवक था। वह बड़ा साहसी और चतुर था। स्वांग भरे हुए शिवाजी की डोली छोटे दरवाजे से बाहर निकल गई। रात का समय था। मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी शत्रुओं की सेना पहरा दे रही थी। उन्होंने उस डोली को पकड़ लिया। शिवाजी महाराज को ही पकड़ लिया। यह मानकर वे उस डोली को सिद्दी जौहर की छावनी में ले गए। वहां सभी प्रसन्नता से नाचने गाने लगे। इसी बीच शिवाजी महाराज दुर्गम रास्ते द्वारा गढ़ से बाहर निकल गए। साथ में बाजी प्रभु देशपांडे और उनके गिने चुने सैनिक थे। उन्हीं के साथ बांदल देशमुख की सेना थी। इधर कुछ ही समय में उस शिवाजी का नकली रूप सामने आ गया।
तब गुस्से में आकर सिद्धि ने उसे तुरंत मार डाला। शिवाजी महाराज के लिए, स्वराज्य के लिए इस शिवाजी ने आत्म बलिदान दिया। वह अमर हो गया। शिवाजी महाराज आंखों में धूल झोंक कर खिसक गए। यह बात सिद्धि के ध्यान में आते ही वह तिलमिला उठा। उसने बड़ी तत्परता से अपने सरदार सिद्दी मसूद को विशाल फौज के साथ शिवाजी महाराज का पीछा करने के लिए भेज दिया। पीछा शुरू हुआ। दिन निकलते ही उन्होंने शिवाजी महाराज को पांडरपाणी के झरने के पास पा लिया। शिवाजी महाराज उलझन में पड़ गए। उन्होंने बड़ी कठिनाई से घोड़ दर्रा पार किया। झल्लाए हुए सिद्दी के सैनिक बड़ी तेजी से दर्रे की ओर बढ़े आ रहे थे। शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब विशालगढ़ पहुंचना कठिन है। उन्होंने बाजी प्रभु से कहा, बाजी, समय बड़े संकट का है। आगे चढ़ाई है, पीछे शत्रु है। अब विशालगढ़ तक पहुंचना कठिन है। चलो पीछे लौटकर शत्रु का मुकाबला करते हैं। बाजी प्रभु शिवाजी महाराज के मन में उत्पन्न दुविधा को जान गए। शत्रु बिफर कर दर्रे की दिशा में आ रहा था। शिवाजी महाराज का जीवन खतरे में था। संपूर्ण स्वराज्य खतरे में था। बाजी प्रभु ने अधीर होकर शिवाजी महाराज से कहा, महाराज, आप कुछ सैनिकों के साथ विशालगढ़ की ओर चलिए। बचे हुए सैनिकों के साथ मैं दर्रे के मुंह पर खड़ा रहता हूं। महाराज, मैं मर जाऊंगा पर शत्रु को दर्रा पार करने न दूंगा। एक बाजी गया तो आपको दूसरा मिलेगा, लेकिन स्वराज्य को शिवाजी महाराज की जरूरत है। शत्रुओं की संख्या अधिक है, हम संख्या में कम हैं। यहां हम टिक नहीं सकेंगे। आप यहां न रुकिए, हम दर्रे पर डटे रहेंगे। शत्रु को हम यहीं रोक लेंगे। जब तक आप गढ़ पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम शत्रु को यहीं रोक रखते हैं। आप निश्चिंत होकर जाइए। बाजी प्रभु की स्वामी भक्ति देखकर शिवाजी महाराज का मन भर आया। बाजी प्रभु जैसा रत्न खोना उन्हें स्वीकार नहीं था, किंतु उन्हें स्वराज्य के लक्ष्य तक पहुंचना था। उन्होंने अपने मन को समझाया। शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु को बड़े प्यार से गले लगाया और कहा, हम गढ़ पर जाते हैं। वहां पहुंचते ही तोपों की आवाज होगी, फिर दर्रा छोड़कर आप तुरंत चले आना। बाजी प्रभु को दर्रे में छोड़कर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर बढ़े। बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज को झुककर प्रणाम किया। फिर उसने अपने हाथ में तलवार ली और वह दर्रे के मुंह पर आ खड़ा हुआ। उसने मावलों की टोलियां बनाई, उनके स्थान निर्धारित किए। मावलों ने गिट्टी पत्थर इकट्ठे किए और पूरी तैयारी के साथ अपनी अपनी जगहों पर जा खड़े हुए। दर्रे के मुंह पर मावलों की फौलादी दीवार खड़ी हो गई। इसी समय शत्रु के युद्ध के नारे सुनाई पड़े। शत्रु दर्रे के नीचे आ गया था। बाजी प्रभु ने मावलों से कहा, बहादुर सैनिकों, सावधान, प्राण भले ही त्याग दो, पर अपने अपने स्थान पर डटे रहो। शत्रु दर्रा पार न करने पाए। बाजी प्रभु और उसके मावले साथी दर्रे के मुंह पर पैर जमाकर खड़े हो गए। दर्रे का मार्ग कठिन और टेढ़ा मेढ़ा था। एक साथ 3-4 आदमी मुश्किल से ऊपर चढ़ सकते थे। उधर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर हवा की तरह बढ़े जा रहे थे। विशालगढ़ का किला अभी दूर था। गढ़ पर पहुंचने के लिए शिवाजी महाराज को 1.5-2 घंटे का समय और चाहिए था। उतनी देर तक यदि बाजी प्रभु दर्रे के मुंह पर से संघर्ष करता रहा तो शिवाजी महाराज की विजय निश्चित थी। दर्रे में घमासान युद्ध शुरू हुआ। शत्रु की सेना दर्रा चढ़ने लगी। शत्रु की पहली टुकड़ी दर्रे में आकर रुक गई। मावलों ने शत्रु पर पत्थरों की वर्षा शुरू की। पत्थर बरसाने में मावले होशियार थे। वे चतुराई से युद्ध करने लगे। शिवाजी महाराज के मावलों ने कई शत्रुओं का सफाया किया। कई सैनिकों के सिर फूट गए। पहली टुकड़ी पराजित हुई, वह पीछे हटी। फिर दूसरी टुकड़ी बड़े उत्साह से दर्रा चढ़ने लगी। बाजी प्रभु चिल्ला उठा, मारो, काटो। मावले जोश से भर उठे। हर हर महादेव नारा लगाते हुए वे शत्रु पर टूट पड़े। पत्थरों की वर्षा शुरू हुई। शत्रु धड़ाधड़ गिरने लगे। जोश के साथ बाजी प्रभु चिल्लाया, शाबाश मेरे वीर सिपाहियों, और पत्थर बरसाओ, शत्रु को मारो, जोर से प्रहार करो, शाबाश। दूसरी टुकड़ी नष्ट हुई। उधर घोड़े पर सवार शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे थे। गढ़ की सीमा निकट आ रही थी। प्रत्येक क्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण था।
विशालगढ़ के नीचे शत्रुओं की घेराबंदी थी। शिवाजी महाराज ने कुछ चुने हुए साथियों के साथ शत्रु पर आक्रमण कर दिया। शत्रु सैनिकों से मुकाबला करते हुए शिवाजी महाराज आगे बढ़े। वे अपने मावलों के साथ शत्रु के घेरे को तोड़कर विशालगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। यहां घोड़ दर्रे में घमासान चल रहा था। सिद्दी मसूद क्रुद्ध हो उठा था। उसकी तीसरी टुकड़ी दर्रा चढ़ने लगी। मराठों ने अपूर्व वीरता का परिचय दिया। शत्रु ने बाजी प्रभु पर हमला किया, उसको घेर लिया। बाजी प्रभु आवेश से लड़ने लगा। उसने अद्भुत पराक्रम दिखाया। बाजी प्रभु के शरीर पर अंग अंग पर घाव लगे थे। बहुत प्रहार हुए। शरीर से खून की धाराएं बहने लगी थीं। फिर भी वह अपने स्थान पर अडिग रहा। उसका सारा शरीर खून से लटपट हो गया था, मगर वह पीछे नहीं हटा। उसने मावलों को ऊंची आवाज में आदेश दिया। मावलों ने बड़े जोश के साथ शत्रु पर धावा बोल दिया। शत्रु पीछे हटा। बाजी प्रभु घायल हो गया था। फिर भी युद्ध जारी रखने के लिए वह मावलों को प्रेरणा दे रहा था। उसका सारा ध्यान तोपों की आवाजों की ओर लगा था। उसी समय तोप की आवाज हुई। युद्ध भूमि में गिरे हुए बाजी प्रभु के कानों में तोपों की आवाज सुनाई पड़ी। महाराज गढ़ पर पहुंच गए। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं प्रसन्नता से मरता हूं, कहकर स्वामी भक्त बाजी प्रभु ने प्राण त्याग दिए। जब विशालगढ़ पर महाराज को इस बात का पता चला तब उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, बाजी प्रभु देशपांडे स्वराज्य के लिए शहीद हुए। बांदल के लोगों ने पराकाष्ठा का युद्ध किया। बाजी प्रभु जैसे देशभक्तों के कारण ही स्वराज्य आगे बढ़ा। उस स्वामी भक्त के रक्त से घोड़ दर्रा पवित्र हुआ। पावन दर्रा के नाम से यह दर्रा इतिहास में अमर हुआ। धन्य थे वे वीर और धन्य था बाजी प्रभु। बीजापुर के आदिल शाह ने बहुत कोशिश की, परंतु शिवाजी महाराज के आगे उसकी एक न चली। उसके प्रत्येक सरदार को शिवाजी महाराज ने बुरी तरह से पराजित किया। अंत में आदिल शाह ठंडा पड़ गया। उसने शिवाजी महाराज के साथ संधि कर ली और उनका स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया। इस कारण दक्षिणी हिस्सा कुछ समय तक सुरक्षित रहा। इसके बाद शिवाजी महाराज उत्तर में मुगलों की ओर मुड़े। मुगलों के आक्रमण से महाराष्ट्र की दुर्वस्था हो गई थी। उस समय दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब था। उसके प्रदेश पर शिवाजी महाराज ने आक्रमण किए। इससे बादशाह क्रोध में आ गया। शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए उसने अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। उसने पुणे पर आक्रमण किया। उसके साथ 75,000 सैनिक थे। सैकड़ों हाथी, ऊंट और तोपें थीं। शाइस्ता खान शिरवल, शिवापुर और सासवड़ आदि गांव जीतता हुआ आगे बढ़ा। उसने पुरंदर किले को घेर लिया। वह आगे ही बढ़ा था कि एक बार मराठों ने उसे दर्रे में घेर लिया। मराठा बहुत फुर्तीले और भीमा प्रदेश के घुड़सवार थे। रोटी चटनी खाना, शरीर पर कंबल ओढ़ना और हवा की तरह पहाड़ों में भाग दौड़ करने में मराठा बड़े होशियार थे। मराठों की छापामार पद्धति से शाइस्ता खान की सेना परेशान हो गई। अंततः तंग आकर उसने पुरंदर का घेरा उठवा लिया। अब शाइस्ता खान पुणे की ओर चल पड़ा। पहले उसने चाकण का किला कब्जे में कर लिया। चाकण के किले में फिरंगोजी नरसाला ने बड़े पराक्रम से शाइस्ता खान का सामना किया। 2 महीने फिरंगोजी किले की सुरक्षा के लिए लड़ता रहा, परंतु शाइस्ता खान की तोपों के सामने वह टिक न सका। फिरंगोजी नरसाला की वीरता पर शाइस्ता खान प्रसन्न हुआ। उसने उसे शाही नौकरी का लोभ दिखाया, लेकिन फिरंगोजी लोभ में नहीं आया। अब शाइस्ता खान पुणे आया। वह शिवाजी महाराज के लाल महल में रुका। उसकी सेना ने लाल महल के चारों ओर पड़ाव डाला। 1 वर्ष बीता, दूसरा बीता, परंतु शाइस्ता खान लाल महल से टल नहीं रहा था। उल्टे वह अपनी सेना आसपास के प्रदेश में भेजा करता। उसके सैनिक लोगों के जानवर पकड़ लाते, खेती का नुकसान करते। इस प्रकार उसने आसपास के प्रदेश को तहस नहस कर दिया था। शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को सबक सिखाने का निश्चय किया। शाइस्ता खान लाल महल पर अधिकार जमाए बैठा था। यह बात शिवाजी महाराज की दृष्टि से सुविधाजनक थी, क्योंकि शिवाजी महाराज को उस महल के कमरे, कक्ष, खिड़कियां, दरवाजे, रास्ते
और गुप्त मार्ग आदि की भली भांति जानकारी थी। इसके अतिरिक्त शिवाजी महाराज के चतुर गुप्तचर खान की सेना में पहुंच चुके थे। रात के समय सीधे शाइस्ता खान के महल उसे खत्म करने की शिवाजी महाराज ने योजना बनाई। कितना साहसपूर्ण निश्चय था वह। महल में चींटी कीड़ों तक को प्रवेश कठिन था। लाल महल के चारों ओर 75,000 सैनिकों का कड़ा पहरा था। शाइस्ता खान ने सशस्त्र मराठों को शहर में आने के लिए मना कर रखा था, परंतु जब शिवाजी महाराज निश्चय करते तो वह अटल हुआ करता था। शिवाजी महाराज ने दिन निश्चित किया, 5 अप्रैल 1663 की रात। गाते बजाते शादी की बारात जा रही थी। आगे चंद्र ज्योतियां दिए जल रही थीं। सैकड़ों स्त्री पुरुष सज धज कर चल रहे थे। कोई पालकी में, कोई डोली में, तो कोई पैदल चल रहा था। अपने आदमी लेकर शिवाजी महाराज उस बारात में घुस गए थे। बारात आगे निकल गई। सर्वत्र सन्नाटा छाया हुआ था। शिवाजी महाराज और उनके आदमी लाल महल की दीवार की ओर बढ़े। उस समय शाइस्ता खान गहरी नींद में था। महल की दीवार में बड़ी सेंध बनाकर शिवाजी महाराज अंदर घुस गए। उनका अपना महल था वह। वे उसका कोना कोना जानते थे। खान के पहरेदार ऊंघ रहे थे। शिवाजी महाराज के आदमियों ने उन्हें बांध दिया। शिवाजी महाराज और अंदर घुस गए। इतने में तलवार लिए कोई उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। शिवाजी महाराज ने उसे मार गिराया। उन्हें लगा कि वह शाइस्ता खान होगा, लेकिन वह उसका बेटा था। शोर मच गया। लोग जाग गए। शिवाजी महाराज सीधे खान के कमरे में पहुंचे। उन्होंने तलवार निकाली। शाइस्ता खान डर गया। शैतान, शैतान चिल्लाता हुआ वह खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा। शिवाजी महाराज उसके पीछे दौड़े। शाइस्ता खान खिड़की से बाहर कूदने ही वाला था कि शिवाजी महाराज ने उस पर वार किया। खान की 3 उंगलियां कट गईं। जो प्राणों पर गुजरने वाली थी वह उंगलियों पर निभ गई। खान खिड़की से कूदकर भाग निकला। उसे धोखे में रखने के लिए शिवाजी महाराज और उनके आदमी, शिवाजी आया, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो उसे, चिल्लाते हुए भागने लगे। खान के आदमी भी डरकर भाग रहे थे। शिवाजी महाराज और उनके आदमी सिंहगढ़ की ओर चले गए। खान के आदमी रात भर शिवाजी महाराज को ढूंढते रहे। शाइस्ता खान बुरी तरह डर गया था। उसे भय सताने लगा। आज उंगलियां कट गईं, कल शिवाजी मेरा सिर काट कर ले जाएगा। यह समाचार मिलते ही बादशाह औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ। वह शाइस्ता खान पर बहुत नाराज हुआ। उसने शाइस्ता खान को बंगाल जाने का आदेश दिया। मुगल शासन के लिए यह पहली जबरदस्त चोट थी। शिवाजी महाराज विजयी हुए। तोपें दागी गईं। सारे महाराष्ट्र में आनंद छा गया। इस विजय के बाद शिवाजी महाराज चुप नहीं रहे। जब औरंगजेब की सेना महाराष्ट्र में उपद्रव मचा रही थी, तब बादशाह पर ढाक जमाने के लिए शिवाजी महाराज ने सूरत शहर पर छापा मारा। कहां पुणे और कहां सूरत। उस समय सूरत मुगल साम्राज्य का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, धन धान्य से परिपूर्ण। सूरत पर शिवाजी महाराज ने आक्रमण करके लाखों रुपए लूटे, लेकिन सूरत पर आक्रमण करने पर भी शिवाजी महाराज ने अपनी नीति को नहीं त्यागा। चर्च अथवा मस्जिद को हाथ नहीं लगाया, महिलाओं को कष्ट नहीं पहुंचाया। सूरत पर हुए इस आक्रमण से औरंगजेब बहुत चिढ़ गया। उसने मराठों का राज्य नष्ट करने का निश्चय किया। उसने अपने शक्तिशाली सेनापति मिर्जा राजे जयसिंह को शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसके साथ दिलेर खान नाम का अपना विश्वसनीय सरदार भी भेजा। साथ में अपार धनराशि तथा गोला बारूद भी दिया। जयसिंह और दिलेर खान अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण में आ पहुंचे। स्वराज्य के लिए यह बहुत बड़ा संकट था। सूरत से लौटते ही शिवाजी महाराज को सन 1664 में कर्नाटक से एक दुखद समाचार मिला। शिकार के समय शहाजी राजे दुर्घटनाग्रस्त होकर चल बसे थे। शिवाजी महाराज और जिजामाता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शिवाजी महाराज ने मातोश्री को सांत्वना दी और उन्हें इस दुख से उबार लिया। शिवाजी महाराज का पुरंदर किला भव्य और मजबूत था। दिलेर खान जानता था कि इस किले को जीते बिना शिवाजी महाराज को पराजित करना कठिन है, इसलिए उसने पुरंदर को घेर लिया। उसकी सेना बहुत विशाल थी, लेकिन पुरंदर का किलेदार मुरारबाजी बड़ा ही दृढ़ निश्चयी और पराक्रमी वीर था।
उसके सैनिक बड़े ही वीर पराक्रमी थे। इन सारे वीर सैनिकों को लेकर मुरारबाजी लड़ने के लिए तैयार हुआ। दिलेर खान की तोपें गरजने लगीं। तोपों के लाल लाल गोले किले पर बरसने लगे, लेकिन मुरारबाजी और उसके मावले पीछे नहीं हटे। वे दुगुने जोश से लड़ने लगे। मुगलों ने तोपों की वर्षा की। दुर्ग का बुर्ज ध्वस्त हुआ। मुगल मचान में घुस आए। दिलेर खान ने मचान जीत लिया। मराठों ने मचान के ऊपर के बाले किले का आश्रय लिया। वे लड़ते ही रहे। दिलेर खान अपनी छावनी से यह लड़ाई देख रहा था। मुरारबाजी क्रोध से लाल हो गया था। उसने 500 मावले चुने। उन्हें लेकर मुगलों पर आक्रमण करने का उसने निश्चय किया। ऊपरी किले का दरवाजा खुल गया। हर हर महादेव के नारों के साथ मुरारबाजी और उसके मावले मुगलों पर टूट पड़े। थोड़ी देर तक घमासान युद्ध हुआ। मुगलों की सेना विशाल थी, मगर मराठों ने उसको पराजित कर दिया। अंत में मुगल पीछे हट गए। दिलेर खान के डेरे की ओर वे अपनी जान लेकर भागने लगे। मुरारबाजी ने उनका पीछा करना शुरू किया। मुरारबाजी की सेना दिलेर खान की छावनी में घुस गई। छावनी में शोर मच गया। चारों ओर अफरा तफरी, शोरगुल और चीख पुकार मच गई। दिलेर खान बड़ी फुर्ती से हाथी के हौदे में बैठ गया। सामने देखा तो उसे मुरारबाजी दिखाई दिया। मुरारबाजी की तलवार किसी की छाती में, किसी के सिर में तो किसी के गले में घुस रही थी। मुरारबाजी को कोई भी रोक नहीं पा रहा था। उसका पराक्रम देखकर दिलेर खान स्तब्ध रह गया। वह दिलेर खान को देखकर मुरारबाजी क्रोधित हुआ। मारो, काटो, लाशों के ढेर लगा दो, चिल्लाकर वह शत्रु पर टूट पड़ा। उसकी तलवार तेजी से घूमने लगी। जो बीच में आया वहीं मारा गया। इस अकेले वीर को मुगलों ने चारों ओर से घेर लिया। इतने में दिलेर खान हौदे में से चिल्लाया, ठहरो। मुगल सैनिक रुक गए। क्षण भर के लिए वे पीछे हट गए। खान ने मुरारबाजी से कहा, मुरारबाजी, तुम जैसा पराक्रमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम हमारे पक्ष में आ जाओ। हम तुम्हें वचन देते हैं, बादशाह तुम्हें सरदार बनाएंगे, जागीर देंगे, इनाम देंगे। मुरारबाजी ने दिलेर खान की बातें सुनी। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। वह कुद्ध होकर बोला, अरे, हम शिवाजी महाराज के साथी हैं। तेरा वचन क्यों लेंगे? हमें किस बात की कमी है? किसे चाहिए तुम्हारे बादशाह की जागीर? मुरारबाजी खान की ओर लपका और बड़े जोरों से मार काट करने लगा। दिलेर खान ने हौदे में से बाण छोड़ा। वह बाण मुरारबाजी के गले में घुस गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। मावलों ने उसका शरीर उठाया और किले में ले गए। किलेदार के धराशायी होने से उन्हें बड़ा दुख हुआ, लेकिन एक मुरारबाजी शहीद हो गया तो क्या हुआ? हम भी वैसे ही वीर हैं, हिम्मत से लड़ेंगे। इस दृढ़ निश्चय के साथ वे फिर से लड़ने लगे। यह समाचार मिलने पर शिवाजी महाराज को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि एक एक किले पर एक एक वर्ष तक शत्रु के साथ लड़ा जा सकता है, परंतु व्यर्थ में हमारे वीर मारे जाएंगे। शिवाजी महाराज यह नहीं चाहते थे। करें क्या? जब शक्ति सफल न हुई और युक्ति भी काम न आई, तब कुछ समय तक हार मानना ही उचित था। इसलिए शिवाजी महाराज ने मुगलों से संधि करने का निश्चय किया। शिवाजी महाराज स्वयं जय सिंह के पास गए। उसके साथ बड़ी कूटनीति से बातचीत की। उन्होंने कहा, मिर्जा राजे, आप राजपूत हैं, हमारा दुख आप जानते हैं। बादशाह के हमलों से महाराष्ट्र बर्बाद हो गया है, लोगों की दुर्दशा हुई है। लोग सुखी रहें, इसलिए हमने स्वराज्य का कार्य हाथ में लिया है। आप भी यह काम हाथ में लीजिए। हम और हमारे मावले आपके साथ रहेंगे। शिवाजी महाराज जानते थे बादशाह कपटी है, अपने भाइयों के साथ भी उसने विश्वासघात किया है। फिर भी उन्होंने बड़ी सावधानी से इस समस्या का सामना करने का निश्चय किया। शिवाजी महाराज ने जयसिंह के पास संदेश भेजा, बादशाह से मिलने के लिए मैं आगरा जाने को तैयार हूं। जयसिंह की बातों पर विश्वास करके शिवाजी महाराज बादशाह से मिलने के लिए आगरा चल पड़े। जाने से पूर्व शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का प्रशासन जिजामाता के हाथों में सौंपा और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने पुत्र संभाजी राजे, चुने हुए सरदार, कुछ विश्वसनीय लोग और भारी धन अपने साथ लिया। स्थान स्थान पर पड़ाव डालते हुए वे आगरा पहुंचे।
निर्धारित समय पर शिवाजी महाराज बादशाह के दरबार में गए। बाल संभाजी राजे साथ में थे। उस दिन बादशाह औरंगजेब की 50वीं वर्षगांठ थी। दरबार आम समाप्त होने पर बादशाह औरंगजेब विचार विमर्श के लिए दरबार खास में गया। उसके सामने कुछ प्रमुख सरदार अपने पद और प्रतिष्ठा के अनुसार अपनी अपनी पंक्ति में खड़े थे। बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को पीछे की पंक्ति में खड़ा किया। मराठों को कई बार पीठ दिखाकर भागने वाला जसवंत सिंह राठौर शिवाजी महाराज की अगली पंक्ति में था। शिवाजी महाराज ने सोचा, हम महाराष्ट्र के राजा हैं, हमारा सम्मान प्रथम पंक्ति में बैठने का है, परंतु बादशाह ने हमें पिछली पंक्ति में खड़ा किया। इसका क्या उद्देश्य है? क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। यह अपमान उनसे सहा नहीं गया। क्रोध में शिवाजी महाराज महल से बाहर निकल आए और तुरंत अपने निवास स्थान पर पहुंचे। इसके बाद फिर कभी बादशाह का मुंह न देखने का उन्होंने निश्चय किया। इस प्रकार औरंगजेब से भेंट करने की बात बिगड़ गई। इस घटना का समाचार चारों ओर फैल गया। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के निवास स्थान के चारों ओर सैनिकों का पहरा लगा दिया। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे बादशाह के बंदी बन गए। अब शिवाजी महाराज समझ गए कि बादशाह ने उनके साथ विश्वासघात किया है, वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। दिन पर दिन बीतने लगे। एक दिन शिवाजी महाराज ने बादशाह से निवेदन किया, हमें महाराष्ट्र में जाने दीजिए। परंतु बादशाह ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर सब व्यर्थ रहा। शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि किसी भी प्रकार से बादशाह की कैद से छूटना ही है। शिवाजी महाराज ने बादशाह की अनुमति लेकर अपने साथ आए हुए आदमियों को दक्षिण में वापस भेज दिया। बादशाह ने सोचा, अच्छा हुआ, शिवाजी महाराज की शक्ति कमजोर हो गई। अब शिवाजी महाराज के साथ संभाजी राजे, हीरोजी फरजंद एवं मदारी मेहतर नामक सेवक ही रह गए थे। कुछ समय बाद एक दिन शिवाजी महाराज ने बीमार होने का स्वांग रचा। वह एक बहाना ही था। उनके पेट में जोरों की पीड़ा होने लगी। वैद्य हकीम आए, दवा शुरू हुई। बीमारी दूर करने के लिए शिवाजी महाराज ने साधुओं और मौलवियों को मिठाई के पिटारे भेजने शुरू किए। पहरेदार मिठाई के पिटारों को खोलकर देखते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे तंग आ गए और उन्होंने अब पिटारे खोलकर देखना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि रोज रोज क्या देखें। एक दिन शाम को शिवाजी महाराज ने हीरोजी को अपनी जगह सुलाया, मदारी को उसके पैर दबाने के लिए बिठाया। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे एक एक पिटारे में बैठ गए। पिटारे बाहर निकले। निश्चित स्थान पर वे सुरक्षित पहुंच गए। वहां शिवाजी महाराज के स्वामी भक्त सेवक घोड़े लिए तैयार खड़े थे। इधर हीरोजी और मदारी यह कहकर महाराज की दवा लाने के लिए जाते हैं, वे निकल गए। इन दोनों ने अपने प्राणों पर खेलकर शिवाजी महाराज को बंदी गृह से बाहर निकल जाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। दूसरे दिन यह समाचार बादशाह को मिला। अपने हाथों से शिवाजी निकल गया। बादशाह क्रोध से भड़क उठा। उसके सभी सरदार डर गए। शिवाजी महाराज को खोजने के लिए बादशाह ने चारों ओर गुप्तचर भेजे, पर सब व्यर्थ साबित हुआ। बादशाह की कैद से मराठों का सिंह सदा के लिए निकल गया था। भेष बदलकर शत्रु को चकमा देते हुए शिवाजी महाराज अपने प्रदेश की ओर चल पड़े। उन्होंने संभाजी राजे को मथुरा में सुरक्षित स्थान पर रखा और स्वयं आगे बढ़े। शिवाजी महाराज राजगढ़ में सुरक्षित लौट आए हैं। यह देखकर माता जिजाबाई की खुशी का ठिकाना न रहा। 2 महीनों के बाद संभाजी राजे भी सुरक्षित राजगढ़ पहुंच गए। इस प्रकार बड़ी चतुराई से बादशाह को चकमा देकर शिवाजी महाराज निकल आए। यह घटना वर्ष 1666 में घटी। शिवाजी महाराज ने जयसिंह को जो 23 किले दिए थे, वे अब भी मुगलों के पास ही थे। उन्हीं में से एक कोंढाणा किला भी था। एक दिन जिजामाता ने शिवाजी महाराज से कहा, बेटा शिवबा, कोंढाणा जैसा सुदृढ़ किला मुगलों के हाथ में हो, यह ठीक नहीं है, उसे वापस ले लो। पुणे के पास का कोंढाणा किला स्वराज्य के अंतर्गत हो,
इसलिए शिवाजी महाराज भी बेचैन थे। कोंढाणा मुगलों के अधिकार में हो, यह बात जिजामाता और शिवाजी महाराज के मन को साल रही थी। तानाजी प्रारंभ से ही शिवाजी महाराज का साथी था। कोकण में महाड़ के पास उमरठे नाम का गांव है। तानाजी वहां का रहने वाला था। शिवाजी महाराज के काम में देरी अथवा टालमटोल करना तानाजी जानता ही नहीं था। महाराज जो भी काम कहें उसे करने के लिए तानाजी हमेशा तत्पर रहता था। बड़ा साहसी साथी था। वह शरीर से भारी भरकम और शक्तिशाली था। बुद्धि से भी चतुर था। शिवाजी महाराज के प्रति उसकी प्रगाढ़ निष्ठा थी। तानाजी अपने बेटे की शादी की तैयारी में व्यस्त था। रायबा उसका इकलौता बेटा था। तानाजी के घर में रायबा की शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थीं। विवाह में 4 दिन बाकी थे। तानाजी ने सोचा, शिवाजी महाराज और मां साहेब को भी शादी में बुलाएं। शेलार मामा को साथ लेकर वह रायबा की शादी का निमंत्रण देने शिवाजी महाराज के पास पहुंचा। शेलार मामा ने शिवाजी महाराज को विवाह का निमंत्रण दिया। शिवाजी महाराज ने कहा, शेलार मामा, आप रायबा की शादी कीजिए। हम शादी में न आ सकेंगे क्योंकि हम स्वयं कोंढाणा किला जीतने जा रहे हैं। शिवाजी महाराज के ये वचन सुनते ही तानाजी मालूसरे ने कहा, महाराज, तानाजी के जीवित रहते ऐसे खतरनाक काम के लिए आप स्वयं जाएंगे, फिर हम किस लिए हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले विवाह कोंढाणा का, फिर रायबा का। कोंढाणा जीतने के लिए मैं ही जाऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तानाजी कोंढाणा जीतने के लिए निकला। कोंढाणा किले पर जयसिंह द्वारा नियुक्त उदयभान नामक राजपूत किलेदार था। वह बहुत कठोर था। गढ़ के 2 दरवाजे थे। दोनों जगहों पर उदयभान ने कड़ा पहरा लगा रखा था। तब गढ़ पर जाई कैसे? तानाजी ने गढ़ की टोह ली। पश्चिम की ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, उस ओर पहरा नहीं था। तानाजी ने खड़ी चट्टान पर चढ़कर ऊपर जाने का निश्चय किया। तानाजी ने अपने छोटे भाई से कहा, सूर्या जी, 500 साथी लेकर तुम कल्याण दरवाजे तक पहुंच जाओ। मैं 300 मावले लेकर खड़ी चट्टान चढ़कर गढ़ पर जाता हूं। गढ़ पर चढ़ते ही हम कल्याण दरवाजा खोल देंगे। फिर तुम सब एकदम अंदर घुस जाना। हम शत्रु सेना को रौंद देंगे। चलो। सूर्या जी और तानाजी दोनों 2 रास्तों से निकल पड़े। रात का समय था। तानाजी और उसके मावले खड़ी चट्टान के नीचे अंधेरे में खड़े थे। रात में कीड़े कर्कश आवाज कर रहे थे। तानाजी के 5-6 युवा मावले खड़ी चट्टान चढ़ने के लिए आगे बढ़े। कितना ऊंचा पहाड़, लेकिन वे धीरे धीरे पहाड़ की दरारों को पकड़कर हिम्मत से खड़ी चट्टान पार कर गए। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने रस्सी का एक सिरा एक पेड़ से बांध दिया। फिर क्या था? तानाजी और उसके साथी मावले रस्सी के सहारे शीघ्रता से बंदरों की तरह खड़ी चट्टान चढ़कर गढ़ पर पहुंच गए। इधर सूर्या जी अपने मावलों के साथ कल्याण दरवाजे तक पहुंच गया था और वह दरवाजा खुलने की राह देख रहा था। लड़ाई आरंभ हो गई। उदयभान को खबर लगी। नगाड़ा बजते ही उदयभान की सेना मावलों पर टूट पड़ी। घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। तलवारों से तलवारें टकराने लगीं। बिजली की गति से एक दूसरे पर वार होने लगे। ढालें खनकने लगीं। मशालों का नृत्य शुरू हो गया। मावलों ने कल्याण दरवाजा खोल दिया। तानाजी शेर की तरह लड़ रहा था। उदयभान उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। दोनों ही वीर और पराक्रमी थे। कोई पीछे हट नहीं रहा था। अचानक तानाजी की ढाल टूट गई। उसने हाथ पर दुशाला लपेट लिया। दुशाला पर वार रोकते हुए वह लड़ने लगा। अंत में दोनों ही एक दूसरे की तलवारों से घायल हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। तानाजी शहीद हो गया। यह देखकर मावलों का धीरज छूट गया। वे भागने लगे। उसी समय सूर्या जी और उसके साथी मावले कल्याण दरवाजे से भीतर आ पहुंचे थे। अपने भाई को मृत देखकर सूर्या जी को बहुत दुख हुआ, परंतु वह समय दुखी होने का नहीं था। वह समय लड़ने का था। सूर्या जी ने पहाड़ के ऊपर की रस्सी काट दी। उसने भागने वाले मावलों को रोका और कहा, अरे, तुम्हारा बाप यहां मरा पड़ा है और तुम कायरों की तरह भाग रहे हो। वापस आओ, मैंने पहाड़ की रस्सी काट दी है। सूर्या जी ने कहा, या तो पहाड़ से कूदकर मर जाओ या फिर शत्रु पर टूट पड़ो। मावले वापस लौटे। घमासान युद्ध हुआ। मावलों ने गढ़ जीत लिया, लेकिन गढ़ को जीतने में तानाजी जैसा पराक्रमी सरदार मारा गया। जिजामाता और शिवाजी महाराज को
यह समाचार मिला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। गढ़ अधिकार में आया, परंतु सिंह के समान पराक्रमी तानाजी मारा गया। शिवाजी महाराज ने शोक प्रकट करते हुए कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला, गढ़ आया पर सिंह गया। कोंडाणा का सिंह गढ़ नाम सार्थक हुआ। यह घटना वर्ष 1670 में घटी। बाद में उमरठे गांव जाकर शिवाजी महाराज ने स्वयं रायबा की शादी करवाई। रायरेश्वर के मंदिर में शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा की थी। स्वराज्य स्थापना के कार्य में उन पर कितने ही संकट आए, लेकिन उनमें से शिवाजी महाराज बड़े शौर्य और चतुराई से निकल आए। बाजी प्रभु, मुरारबाजी, तानाजी आदि वीरों ने स्वराज्य के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवाए। अंत में स्वराज्य का निर्माण हुआ, शत्रुओं पर ढाक जम गई। इस स्वराज्य को सभी राजा महाराजा मान्यता दें, इसलिए शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक की योजना बनाई। सैकड़ों वर्षों के बाद सभी धर्मों के प्रति संभव रखने वाले, प्रजा को न्याय और सुख देने वाले राजा ने महाराष्ट्र में जन्म लिया था। स्वराज्य का निर्माण हुआ है, इस बात का पता पूरे संसार को चले, इसलिए शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक करवाने का निश्चय किया। उन्होंने यह कार्य अपने सुख अथवा वैभव के लिए नहीं, बल्कि स्वराज्य को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किया। शिवाजी महाराज ने राजधानी के लिए रायगढ़ को चुना। रायगढ़ सुदृढ़ किला था। रायगढ़ से स्वराज्य की देखभाल करना सरल था, शत्रु पर निगरानी रखना भी सरल था। शिवाजी महाराज ने चिपलून जाकर अपनी सेना का निरीक्षण किया, प्रतापगढ़ में भवानी माता के दर्शन किए, बड़े भक्तिभाव से उन्हें सोने का छत्र अर्पित किया। राज्याभिषेक के लिए शिवाजी महाराज ने सोने का सिंहासन बनवाया, उसमें बहुमूल्य रत्न जड़वाए, उस पर शुभ्र छत्र लगवाया। राजा रजवाड़े, विद्वान ब्राह्मण, दरबार के सरदार और कारीगर आदि को निमंत्रण भेजे गए। राज्याभिषेक का पौरोहित्य करने के लिए काशी से गागा भट्ट आए। गागा भट्ट पैठण का था, परंतु वे काशी में स्थायी रूप से रहने लगे थे। वे महान पंडित थे। काशी में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनकी कीर्ति सर्वत्र फैली हुई थी। शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक की तैयारी यथाशक्ति पूरी की। सप्तगंगा और समुद्र का जल लाने के लिए आदमी भेजे गए। रायगढ़ में लगभग 50,000 आदमी एकत्र हुए। उनके लिए जगह जगह तंबू, डेरे और रावड़ियों की भीड़ सी लग गई थी। राज्याभिषेक का दिन बड़ा मंगलमय था। बाजे बजने लगे, चारण गाने लगे, चारों ओर खुशियां छा गई। शिवाजी महाराज स्वर्ण चौकी पर बैठे, उन पर छत्र, चामर धरे गए। घी, दही, मधु, शहद के कलश पुरोहितों के हाथों में थे। गागा भट्ट के हाथ में स्वर्ण कलश था। उसमें गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी, इन 7 नदियों और समुद्र का जल भरा था। गागा भट्ट ने वह कलश शिवाजी महाराज के सिर के ऊपर धरा और वे मंत्र पढ़ने लगे। कलश के 100 छिद्रों द्वारा शिवाजी महाराज पर जल का अभिषेक हुआ। फिर शिवाजी महाराज उठे और उन्होंने जिजामाता के चरण स्पर्श किए। मां साहेब ने शिवाजी महाराज को गले लगाया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। 30 वर्षों तक उन्होंने जो कष्ट उठाए वे आज सफल हुए। शिवबा के जन्म से पूर्व मां ने जो सपना देखा वह आज साकार हुआ था। मां के नेत्रों से आनंदाश्रु झरने लगे। शिवाजी महाराज का भी हृदय उमड़ पड़ा। धन्य मां साहेब, धन्य शिवाजी महाराज। मां साहेब से भेंट करने के पश्चात शिवाजी महाराज सिंहासन पर बैठे। उनके पास महारानी सोयराबाई और युवराज संभाजी राजे बैठे। उनके दोनों ओर अष्टप्रधान खड़े हुए। गागा भट्ट ने स्वर्ण मोतियों का झालरदार छत्र महाराज के सिर के ऊपर धरा और जोर से कहा, क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर श्री शिव छत्रपति की जय हो। सबने शिवाजी महाराज की जय जयकार की। किलों पर तोपें दागी गई। संपूर्ण महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की जय जयकार हुई। इस प्रकार वर्ष 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। उसी वर्ष से शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक नामक नया शक चलाया। शिवाजी महाराज शक करता राजा बने। उन्होंने अपनी अलग मुद्राएं ढालनी शुरू की। इस समारोह में विभिन्न देशों के राजदूत उपस्थित थे। अंग्रेजों ने ऑक्सिंडेन नाम का अपना राजदूत शिवाजी महाराज को नजराना देने के लिए भेजा था। इस समारोह को देखने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठे हुए थे।
शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का समाचार सारे विश्व में फैल गया। उनकी कीर्ति का चारों ओर प्रसार हुआ। राज्याभिषेक का समारोह संपन्न हुआ, परंतु यह खुशी अधिक दिनों तक नहीं रह सकी। राज्याभिषेक के कुछ दिनों के बाद ही मां साहेब का देहावसान हो गया। शिवाजी महाराज का सशक्त आधार चला गया। स्वराज्य में समस्त प्रजा का आधार शिवाजी महाराज थे, परंतु शिवाजी महाराज का आधार मां साहेब थीं। वे उनके जीवन की सच्चे अर्थों में मार्गदर्शक और गुरु थीं। मां साहेब की मृत्यु से उन्हें अत्यंत दुख हुआ, परंतु अधिक दिनों तक शोक मनाना उनके लिए संभव नहीं था। उन्हें स्वराज्य को व्यवस्थित रूप से चलाना था। शिवाजी महाराज ने कर्नाटक प्रदेश पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उन्हें आदिल शाह से अब कोई डर नहीं था, क्योंकि आदिल शाही पतन पर थी, लेकिन उत्तर का मुगल सम्राट औरंगजेब मराठों के राज्य को नष्ट करने के लिए घात लगाए बैठा था। वह स्वराज्य को कब मिटाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं था। शिवाजी महाराज ने सोचा कि मुगलों के संकट का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि दक्षिण में भी कोई सुदृढ़ स्थान उनके हाथ में हो। इसलिए उन्होंने दक्षिण के प्रदेशों पर कब्जा करने का विचार किया। इस अभियान के लिए शिवाजी महाराज ने गोलकुंडा के कुतुब शाह से सहायता मांगी। उसने बड़ी खुशी से शिवाजी महाराज को सहयोग देना स्वीकार किया। दक्षिण अभियान के पीछे शिवाजी महाराज का एक और उद्देश्य था। उनका सौतेला भाई व्यंकोजी राजे दक्षिण में तंजौर की जागीर संभाले हुए थे। व्यंकोजी राजे के पास पिताजी की कर्नाटक की जागीर होते हुए भी व्यंकोजी राजे ने उसका कोई भी हिस्सा शिवाजी महाराज को नहीं दिया था। यही नहीं, बल्कि स्वराज्य के प्रति उनके मन में आदर भाव भी नहीं था। वह शिवाजी महाराज के प्रति उपेक्षा का भाव रखते थे। उनसे मिलकर शिवाजी महाराज को यह मालूम करना था कि स्वराज्य के काम में वे क्या सहायता कर सकते हैं। शिवाजी महाराज कर्नाटक जाने के लिए निकले। गोलकुंडा के अबुल हसन कुतुब शाह ने उन्हें मिलने के लिए निमंत्रण दिया था। इसलिए शिवाजी महाराज ने पहले कुतुब शाह की राजधानी में उससे मिलने और फिर दक्षिण विजय के लिए आगे बढ़ने की योजना बनाई। गोलकुंडा कुतुब शाह की राजधानी थी। कुतुब शाह ने शिवाजी महाराज के स्वागत की बहुत बड़ी तैयारी की। भेंट के लिए विशेष शामियाना तैयार किया गया था। शिवाजी महाराज राजधानी में दाखिल हुए। लोग उनके दर्शन करने रास्ते के दोनों ओर खड़े थे। उनके पराक्रम की खबरें देश में चारों ओर फैल गई थीं। अफजल खान का वध, शाइस्ता खान की दुर्दशा और आगरे से निकल जाना आदि रोमांचकारी प्रसंग के समाचार देश भर में फैल चुके थे। इस कारण महाराज का वहां भव्य स्वागत हुआ। घर घर से लोग शिवाजी महाराज पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। जनता का स्वागत स्वीकार करने के पश्चात शिवाजी महाराज कुतुब शाह के दरबार में आए। कुतुब शाह उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े और विशेष रूप से सजाए गए अपने समकक्ष सिंहासन पर उसने महाराज को बिठाया। महाराज के स्वागत में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। स्वागत सत्कार होने के पश्चात शिवाजी महाराज कर्नाटक अभियान के लिए चल पड़े। शिवाजी महाराज पूर्वी तट पर आ गए। चेन्नई के दक्षिण में जिंजी का किला है। यह रायगढ़ की तरह विशाल और सुदृढ़ है। उस पर घेरा डालकर महाराज ने उसे जीत लिया। दक्षिण में स्वराज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र तैयार हो गया। फिर शिवाजी महाराज ने वेल्लोर के किले पर घेरा डाला। कई महीनों तक घेरा डालने पर भी किला कब्जे में नहीं आ रहा था। तब वेल्लोर की पहाड़ी से शिवाजी महाराज ने किले पर तोपों की वर्षा की और किला जीत लिया। उन्होंने कर्नाटक में 20 लाख की आय वाला प्रदेश और छोटे बड़े ऐसे अनगिनत किले जीत लिए। महाराज ने अपने सौतेले भाई व्यंकोजी राजे को मिलने के लिए बुलाया। वे अनिच्छा से आए। महाराज ने उनका उचित सम्मान किया। उन्होंने व्यंकोजी राजे को समझाने का प्रयत्न किया और उनसे स्वराज्य के कार्य में सहयोग देने के लिए आग्रह किया। कुछ दिनों तक व्यंकोजी राजे शिवाजी महाराज के साथ रहे, लेकिन एक रात महाराज से बिना कुछ कहे वह तंजौर चले गए और फिर उन्होंने शिवाजी महाराज की सेना पर आक्रमण कर दिया। शिवाजी महाराज की सेना ने उन्हें धूल चटाई। व्यंकोजी राजे हार गए। अपने भाई के व्यवहार से शिवाजी महाराज को बहुत दुख हुआ। उन्होंने व्यंकोजी राजे को समझाने के लिए कई पत्र लिखे। जिंजी के दक्षिण का कुछ प्रदेश उन्हें दिया। उनकी पत्नी दीपाबाई को भी शिवाजी महाराज ने
उपहार स्वरूप कर्नाटक का कुछ प्रदेश दिया। महाराज ने व्यंकोजी राजे को पत्र में लिखा, शत्रुओं पर भरोसा न करें, स्वयं पराक्रम दिखाए। कर्नाटक पर विजय प्राप्त कर महाराज रायगढ़ लौटे। इस अभियान की थकान का वे अनुभव कर ही रहे थे कि उन्हें जंजीरा के सिद्दी के विरुद्ध नौसेना अभियान चलाना पड़ा। इस समय महाराज की आयु 50 वर्ष की थी। 30-35 वर्ष तक उन्होंने लगातार परिश्रम किए थे, उन्हें कभी भी विश्राम नहीं मिला था। 3 अप्रैल 1680 के दिन सभी को दुख के सागर में छोड़कर शिवाजी महाराज ने सदा के लिए इस संसार से विदा ली। प्रजा का रक्षक चला गया। अपने जीवन में शिवाजी महाराज ने अनगिनत महान कार्य किए। उन्होंने शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित करके हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया। संपूर्ण भारत में महाराज के कार्य का कोई सानी नहीं था। शिवाजी महाराज महान राष्ट्र पुरुष थे।